मेरी माँ के एक ही लफ्ज थे, इतनी दूर तू जा सकता हो, यहाँ से चला जा, ये तुझे मार दे। कोई क्रिमिनल नहीं था ना, मैं कभी पुलिस से पिटा था। उनका वो जो फट्टा होता है जिसमें लकड़ी का हैंडल होता है, उनका हाथ निकाला गया। तो जैसे ही मैं हाथ निकाले तो वो ऐसे वो मारते थे तो वो यहाँ तक लगता था, और वे खाल मेरे यहाँ से उतर गए। पैंट और अंडरवियर नीचे करते हैं। हाँ। इतनी जिसकी सर्दी उतरी, हाँ। उतने उसके फट्टे लगाए। पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो मैंने एक बार वहाँ पे उसी हवालात में अपना गला भी उस शर्ट से करने का प्रयास किया। यह अदालत अमित चौधरी को बाइज्जत बरी करते हैं इसके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, ये बात है 12 अक्टूबर 2011 की रात। दो पुलिस वाले, एक का नाम किशनपाल होता है और दूसरे का नाम अमित कुमार होता है। उनकी ड्यूटी लगी थी उत्तर प्रदेश के जिला शामली का थाना भवन का एक इलाका था, मस्तगढ़ पुलिया की तरफ वो जा रहे थे और इसी बीच में बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। लगातार गोलियां चल रही थी और गोली चलते चलते जो एक पुलिस वाला होता है किशनपाल, उसको लगभग 8 गोली मार दी जाती हैं और दूसरा जो पुलिस वाला होता है जिसका नाम अमित कुमार होता है, तो अमित कुमार को 2 गोली लगती हैं। एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो जाती है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसका उपचार चला, कई महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन यहां से एक ऐसी कहानी डेवलप होती है, एक ऐसी कहानी बनती है। उस कहानी पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनने जा रही है और बहुत जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज भी होगी। और जब ये कई साल बीत जाते हैं, तो कई साल बीत जाने के बाद एक नाम, एक चेहरा लोगों के सामने आता है और वो चेहरा होता है अमित चौधरी जी का। अमित चौधरी जी इन दिनों बड़े सुर्खियों में हैं। हर कोई इनकी कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी इनसे समय लिया, मैंने भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार पुलिस ने आपके साथ जो टॉर्चर किया था और आपने उस टॉर्चर का जो बदला लिया था, आज उसी बदले की कहानी हर किसी की जुबान पर गूंज रही है। क्या कहानी है? उस कहानी को जानने के लिए हम आज अमित जी के पास आए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको नमस्कार। नमस्कार अमित जी। ये जो कहानी है, आखिरकार आप इस एक पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, दूसरे पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, ये साल 2011 की वो कहानी है। तो आपका कैसे कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ? आपकी क्या इसमें? बचपन से जो मेरा सपना था वो आर्मी में जाने का था। उस सपने को लेकर मैं बड़ा सीरियस था और उसी अपने जो बदन पे वर्दी महसूस करता था, जो आंखों में मेरी सपना तैरता था, उस सपने को लेकर मैं जीता था। नियमित रूप से मेरी सारी दिनचर्या अच्छी थी। 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन ऐसा मनहूस दिन मेरी जिंदगी का है कि जो मेरी जिंदगी में काला अध्याय उस दिन लिखा गया था। चेहरे की मासूमियत, हंसी, सब कुछ मैं ये कह सकते हो कि वो छिन गई थी। एनसीसी में एनसीसी में सी प्रमाण पत्र मैंने वर्ष 2011 में ही प्राप्त किया और सहारनपुर में कुछ दिन बाद आर्मी की भर्ती होनी थी, जिसमें स्टाफ के तौर पे मेरा वहाँ पे चयन होना तय था। लेकिन मेरी बहन का फोन आया, काफी दिन हो गए कि तू गाँव नहीं आया, मिल जाओ फिर तो तेरा काम हो जाएगा, जैसे आर्मी में बोलते हैं। तो मैं उस बात को टालता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं 12 अक्टूबर 2011 का जो दिन है, बड़ौत का दिगंबर जैन कॉलेज था, वहाँ पे मैं अपना इम्प्रूवमेंट का फार्म जमा किया और मैं घर बोल के अपने पिता से आया कि मैं आज जा भी सकता हूँ, जाऊंगा तो फोन कर दूंगा, नहीं आऊंगा तो आ ही जाऊंगा घर। तो मेरे मन में एक विचार आया कि चलो, जो ट्रेन का समय हो रहा है शामली के लिए, बस में थोड़े पैसे भी बच जाएंगे और अपना ट्रेन से तुम मिल के भी आ जाओगे कल। तो मैं वो ट्रेन का समय तो मेरे याद नहीं, क्योंकि लगभग 13.5 वर्ष पुरानी बात है। मैं ट्रेन से शामली पहुंच जाता हूँ और उस गांव में उस टाइम पे 3 बस जाती थी। मुझे लगता है कि 9 बजे 12 बजे। ये गांव जो है शामली के ही गांव है? शामली का गांव, थाना भवन क्षेत्र का कैल शिकारपुर गांव है। कैल शिकारपुर गांव, हाँ जी। तो लास्ट बस मुझे वो याद है कि वो बस काफी भरी हुई थी, जितनी सवारी उसमें अंदर बैठी थी उतनी सवारी उसमें ऊपर बैठी थी और वो बस मेरी छूट गई थी। अच्छा। तो मैं आज भी सोचता हूँ कि काश वो बस छूट जाती। वो बस मैं दौड़ के पकड़ी और जिस बस को मैं दौड़ के पकड़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुझे वहां पे दौड़ के जिस बस को तू पकड़ रहा है, वो बस मुझे 12 साल पीछे हटाई। 12 साल उस बस ने आपको पीछे हटा दिया। काश वो छूट जाती, तो काश वो छूट जाती, वो बस छूट जाती, उस गांव में मैं न जाता, तो जिंदगी आस और काश में 12 साल ये संघर्ष की लड़ाई चली। उस गांव में मैं पहुंच जाता हूँ। गांव देहात से होकर बस गुजरती है। लास्ट शाम के टाइम मैं वहां पर पहुंचा। तो गाँव में जहाँ मेरी बहन है, जिस घर में मैं जाके रुका, जहाँ मेरी बहन है, तो मुझे रुके हुए वहां पे कुछ ही घंटे हुए थे। कुछ ही घंटे बाद एक सूचना आती है कि वहां पे पुलिस वालों की हत्या हो गई। तो मतलब गांव में पूरे क्षेत्र में आग की तरह। किस वक्त की घटना रही होगी? ये लगभग मुझे लगता है 7 बजे के आसपास की, शाम 7 बजे के आसपास की घटना है। घटना किसने की, क्योंकि ये अभी
किसी को कुछ नहीं पता था, बस एक आग की तरह खबर ये फैली हुई थी कि पुलिस वाले की वहां पे ऐसे हमला हुआ है। जब तक मरने की भी पुष्टि नहीं थी, और उनके हथियार लूट के बदमाश ले गए। उसके बाद फिर जो मंजर था रात का, वहां पे रात में भी सारे उस गांव की घेराबंदी हुई थी, क्योंकि वो गांव चर्चित गांव था। उस गांव में एक लाख का नामी बदमाश था, उस पर पुलिस को शक होगा कुछ। और उस दिनों मतलब चर्चित जो गांव था ये कैल शिकारपुर, जी जी, वो उसी व्यक्ति की वजह से था जिसके आप बता रहे हैं। हाँ, वो सुमित कैल की वजह से ही वो गांव तो या चर्चित कोई और था। भी बदमाशी होती थी इस गांव में? उससे पहले वर्ष 2004 में उस गांव का एक आपराधिक इतिहास रहा है। जो वर्ष 2004 में नीटू कैल, बिट्टू कैल उसी गांव से निकले थे। जो हमारे आईपीएस अधिकारी नवनीत सिकेरा जी, उनकी जो भोकाल वेब सीरीज आई है, वो नीटू कैल बिट्टू कैल के, चिंटू डेडा पिंटू डेडा। अच्छा, वो उसी गांव के थे? वो उसी गांव के थे, लेकिन वर्ष 2011 में। अच्छा, मतलब भोकाल फिल्म में डेढ़ा ब्रदर का जो किरदार निभाया, हाँ जी, वो कैल ब्रदर थे? हाँ जी, वे अच्छा, कैल अच्छा। ब्रदर थे। हाँ। उसके बाद मुझे नहीं पता 2009 में आया ये बदमाश, 10 में आया, 11 में आया, क्योंकि 11 का घटना है ये। तो 11 में मेरे ऊपर वो मुकदमा लगा, तो मुझे तो 11 से ही उसकी जानकारी थी कि भाई 11 में इसका क्या हो रहा। तो 2011 में उसने जो घटना की, सुमित कैल द्वारा जो घटना की गई, उसमें जो है वे 3 लोग घटना करने में थे। अच्छा। जिनमें से एक का एनकाउंटर पुलिस ने किया, एक की बीमारी से मृत्यु हुई, एक को आजीवन कारावास हुई। बाकी लोग इसमें, एक दिल्ली पुलिस के संजय जी है क्राइम ब्रांच में, जो घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे, वे भी 12 साल उन्होंने, वे और मैं, हम 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जो इस केस में पढ़े लिखे। तो एक बात बताओ, जब आप अपनी बहन से मिलने के लिए गए हैं जी शाम 7 बजे, उस गांव में एक ऐसी आपराधिक वारदात हो जाए गांव के बाहर, जी जी, एक पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, एक पुलिस वाला जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है जी तो फिर पुलिस ने अपने ही साथियों की वजह से जी, लोगों को उठाना शुरू कर दिया होगा। तो पुलिस ये जो पूरा डिटेल में है इसको पता नहीं। पुलिस ने जैसे उस रात गांव में घूम रही थी, वे टॉर्च लेकर पूरे गांव की घेराबंदी की हुई थी। अब उस गांव में घर घर तो वे घूम नहीं रहे थे उस टाइम पे। अब मैं तो नॉर्मली अपने गांव में आ गया। उसके तो आप अगली तारीख को आगे थे? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जैसे मुझे ज्ञात हुआ, मुझे जब उठाया हुआ था, कि उस गांव में, जैसे छोटा सा गांव है, कोई खेत में आज व्यक्ति अपने पशुओं का चारा लेने गया, तो उसे भी ये बताया गया कि उसे भी उसके बुग्गी से उतारा, बुग्गी जो बैलगाड़ी टाइप होती है वो, और खंबे के या किसी चीज के लगे उसकी पिटाई करके बैठा दिया। इतना आक्रोश उस टाइम। अच्छा, मतलब कि उन्होंने गांव के किसी भी शख्स को बख्शा नहीं था? बख्शा नहीं था। कि और बहुत आक्रोश कि था, ताकि मैसेज जा सके कि पुलिस वाले को मारने का हाँ, क्या नतीजा हो सकता है, उसका परिणाम क्या होता है। तो कोई व्यक्ति नहीं बचा था उस गांव का जिससे टॉर्चर ना किया हो, जिससे कुछ पकड़ने और छूटने के बीच में क्या व्यवस्था होती है वो आप भी जानते हैं। सब बहुत सारे, मतलब जब मैं उस हवालात में मुझे उठाया गया, तो हवालात भरी हुई थी। और सिर्फ वो हवालात नहीं भरी हुई थी, शहर के कई थानों की हवालात भरी हुई थी इसी केस में। और उठा के लाने में, छोड़ने में बहुत सारी व्यवस्थाएं भी चली हुई थी। तो जब मेरे 24 अक्टूबर का वो दिन था, 23 अक्टूबर को जिनके मेरी बहनें, वे लोग उठा लिए, 3-4 लोग उठा लिए। बहन हुई ये हाँ, सब? ये सब कुछ लोग वे पैसे देकर छूट गए। एक उनमें से जो बहन का देवर था, वो उसे पुलिस ने नहीं छोड़ा। उसको उसका साथी था, क्या नहीं था, क्या मदद करता था, वो जानता है। मेरा कोई उससे मतलब नहीं था, कोई मेरा उससे लिंक नहीं था। तो उसके बाद फिर मेरा भी टॉर्चर वहां पे 13 दिन तक। अच्छा, पहले तो मैं उठाने की आपको बात बताता हूँ। तो जब वो सब लोग उठाए गए, तो जब मेरी भी जानकारी लोकेशन वहां की थी, मैं बाहर का व्यक्ति था, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि फोन आया वहां से कि ऐसे ऐसे हम लोग इस केस में उठा लिए, और तुम उस दिन इस गाँव में आए थे, और यहाँ पे भी पुलिस आने लगी। मैंने कहा यहाँ पे पुलिस क्यों आ रही है, मेरा जो क्या मतलब। लेकिन एक पिता होता है। मेरे पिता का 5 दिन पहले आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तो कोई भी, जैसे हमारा तो कभी पुलिस से वास्ता भी नहीं पड़ा था। एजुकेटेड फैमिली में नाम आता है परिवार का गांव में काफी। मेरे पिताजी भी 1975 के एमए संस्कृत है। एमए संस्कृत? हाँ, बड़ी बात। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पापा से जब ये बात बताई, तो मेरे जैसे गांव परिवार के एक आर्मी के हमारे साथी है, उनके पास मुझे परिवार कुनबा होता है, उनके पास लुटा दिया कि आएगी पुलिस, में फेस करूंगा। अब जब इधर ऐसी बात सुनी, 18 साल मेरी उम्र थी, सही से मैं जवान भी नहीं हुआ था, ये हल्की हल्की मूछें जेल में ही आई मेरे। अभी भी आप ऐसे बच्चे से लगते हैं। तो जी। उसके बाद फिर रात्रि का, मुझे लगता है कि पुलिस शाम के टाइम में गांव की नाकेबंदी में लगी हुई थी। उन्हें मेरा हुलिया मालूम नहीं था, मेरा चेहरा मालूम नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। उन्हें मेरा गांव भी चर्चित है बागपत में, किरठल गांव है मेरा। अच्छा, किरठल गांव। जी। तो
12 बजे के 12:30 बजे के आसपास पुलिस टीम आती है घर पे। मेरी बुजुर्ग माँ और पिता उस घर में रहते हैं। तो मेरी माँ भी बुजुर्ग हो रही है, पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, तो उन्होंने मेरे पिता को उठाया और उन्होंने मेरे बारे में पूछा। एक पिता प्रयास यही करता है कि उसका कम उम्र का 18 साल का लड़का ऐसे आक्रोशित केस में यदि पुलिस उठाएगी उसके साथ क्या टॉर्चर करेगी। एक पिता ने मुझे अलग रखते हुए अपने आप पुलिस के साथ बैठ के गए और मेरे तो बारे में आपको उन्होंने बचाने की कोशिश की हाँ। कि ताकि बच्चा है वो तो बच्चा है वो। हाँ, और उनकी आंखें बनी हुई हैं। उनकी आंखें का ऑपरेशन हुआ है, आंखों पे पट्टी भी लगी हुई है। अच्छा, आंखों पर पट्टी बंधी है, जैसे हाँ। काला चश्मा पहना देते हैं। काला चश्मा, वो हरे हाँ, रंग का जो अरे कपड़ा। अरे हाँ, उस पर पट्टी सी होती और वो मधुबन में जो सैफली खान जी द्वारा जो एक शिविर लगाया जाता है प्रत्येक वर्ष, है। वहाँ पे निःशुल्क लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। तो मधुबन में वो मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था। गांव से ही एम्बुलेंस लेके गई थी, गांव में छोड़ के गई थी निःशुल्क। तो वहाँ पे जब 5 दिन बने हुए थे, पिताजी को उठाया, उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि अमित कहाँ है। मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया कि अमित वहाँ पे है। ये बताया कि वो रिश्तेदारी में अच्छा। हुआ है। तो उन्होंने मेरे पिताजी की वही आंख सबसे ज्यादा दबाई जिस आंख का मतलब ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, आंखों को ताकि उन्हें तकलीफ हो तकलीफ और वो हो, बताएं कि बताएं। बेटा कहाँ है। उसके बाद फिर मेरे पिता को उठा रखा था तो उस रिश्तेदारी में गए। रिश्तेदारी में मैं जब वहाँ पे था ही नहीं तो मैं कैसे मिलता। मेरे पिताजी को टॉर्चर किया उन्होंने। मेरे पिताजी, कुछ बाप बेटे के बीच में मर्यादा होती है कि वो कभी बता नहीं पाते, लेकिन आज भी 13.5 वर्ष बाद भी जब हम कभी बैठते हैं, जब किसी रात में गाँव रुकता हूँ, गाँव तो मैं उस दिन से कम किया, गया ही नहीं, मैं ना के बराबर ही गया, क्योंकि गाँव में आपको लोग नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर जब हम कभी खेत में या बैठ के या कोई ऐसा पल मिलता है जिसमें हम दोनों साथ हो, तब उनके कोई वो मेमोरी याद आती है, तब वे मेरे से समय समय पे बताते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे किया था। मतलब थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश हो कि मतलब क्या 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 किया था। कह रहे थे कि कुछ जो मुझे बीच में बैठाया, कोई मेरे ऐसे चूंटता था, कोई मेरे पीछे से मतलब टॉर्चर करता था, कोई मेरी आंखें दबाता था कि अमित खा। तो जैसे 23 अक्टूबर की रात्रि को लगभग 12 बजे उठाया गया, तो फिर 24 की मध्य रात्रि आ गई। जो अब मैं कोई क्रिमिनल तो था नहीं कि मैं भाग जाता या और बड़े माफियाओं की तरह मैं पेश हो जाता या मैं कुछ हो जाता, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो रिश्तेदारी में जाने की सोची, मैंने पेट में दर्द 2 चीज में महसूस किया अपने जीवन, बीमारी में और दहशत। मेरा गांव छोटा सा गांव नहीं कहूँगा, बड़ा सा गांव जिसमें लगभग 14,000 के आसपास वोटिंग है। तो वो गांव पार करना आज भी मैं याद करूँ तो एक सर्दी का दिन था, वो 24 अक्टूबर की सर्द सुबह थी। एक अंकल है गांव के, उन्होंने मुझे चाय और एक पराठा खिलाया और 100 रुपए के आसपास दिए और ये कहा, मेरी माँ के ये लफ्ज थे जब मैं अपने परिवार के कुनबे से घर से उठ के आया, तो हमारे घर में एक मंजर था, सब तांडव जो सब टूट फूट हो रही थी, सब कुछ मतलब एक नज़ारा जो आप पुलिस जो पुलिस वाले करते हैं हर चीज को, महंगी से महंगी चीज को तोड़ देते हैं। मेरी माता जी के हाथ में लैंप था, जब मैं गेट खोला तो गेट खुले हुए थे। मेरी माता जी की आयु उस टाइम 75 वर्ष के आसपास है। उस टाइम आप समझ लो फिर भी 60 साल के ऊपर थी उस टाइम भी उनकी आयु। तो मेरी माँ के एक ही लफ्ज थे, उनके तांडव को, उनके आक्रोश को देख के आज भी वे लफ्ज मेरे याद है। जैसे ही मैं गेट खोली, उन्होंने कहा कि जितनी दूर तू जा सकता हो यहाँ से चला जाए, ये तुझे मार दे। तो एक माँ के बेटे के प्रति ये लफ्ज थे। अब मैं कहाँ जाता, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। एक अंकल ने 100 रुपये दिए, मुझे भटकता हुआ मैं, मेरी दादी बागपत के सरूपुर की रहने वाली थी, दादी जी का देहांत हो गया था 2003 में। मैं वहाँ पे रह के बड़ो कॉलेज में एग्जाम देता था सरूरपुर से बीए के, क्योंकि गांव से बस की व्यवस्था नहीं थी। सरूरपुर से ऑटो या वो जाने के साधन मिलते हैं तो मैं पहुंच जाता था कॉलेज। तो मुझे वहाँ पे सब जानते थे, तो उन लोगों ने मुझे आसरा भी दिया। अब ऐसी बुरी मुसीबत में कोई किसी को बैठाना पसंद नहीं करता, उन्होंने मुझे अपने पास रोका। तो मुझे वहाँ पे रुके हुए कुछ ही घंटे हुए थे, अचानक से वहाँ पे जब मैं बैठा था, मेरे आज भी याद है कि रोटी, आलू की सब्जी और थोड़ा सा अचार और एक जैसे घी और बूरा होती है, वो मेरे सामने खाना आया। लेकिन खाने का मन ही नहीं था बिल्कुल भी। एक रोटी खाई तो मुझे जूते की आवाज़ सुनाई, जैसे कुछ सुरसुराहट की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने अपने ऊपर को देखा तो ये जो मुझे पुलिस पकड़ने आई है वे मेरे बारे में जानती ही नहीं। कितने पुलिस वाले रहे होंगे? बहुत सारी पुलिस थी, सारे 47 से लेस थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे। उन्हें ये था कि अमित कोई बड़ा माफिया होगा, अब पुलिस पे हमला ना कर दे, पुलिस की हत्या में नाम आया है, केठल गांव का व्यक्ति और आप एक बालक थे? मैं तो 18 साल 18 साल बालक ही हो, जवान भी नहीं हुआ था। जब समझ 25 साल की उम्र के बाद समझ आती है हाँ, तो किसी चीज के बारे में। बहुत सारी जब वे आए वहाँ पे पुलिस वाले,
सबसे पहला सवाल जो उस टाइम पे, अब तो क्राइम ब्रांच बोलते हैं, एसओजी की जो टीम थी, बहुत सारी वैसी पुलिस भी थी, वे ये पूछा मेरे से कि बेटे अमित कहाँ है। जो उस घर की बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि अमित निर्दोष है, अमित ने कुछ नहीं किया। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि अमित कहाँ है। अच्छा, उन लोगों पूछा उन्हें, मेरे से भी पूछा, उनसे आपसे पूछा। आपसे पूछते थे कि अमित कहाँ हाँ, तो मेरा ना तो हुलिया जानते थे, ना हाँ। मेरी उम्र जानते थे, ना मेरे व्यक्तित्व के भी, ना मेरे कैरेक्टर के बारे में जानते थे कि वो किस कैरेक्टर का व्यक्ति है, है? क्या वो बनने वाला है, क्या उसका सपना है, कैसा उसका परिवार है। तो जब ये कहा कि यही अमित है, तो वे जो बंदूकें, उन्हें अपने ऊपर हमले का अंदेशा था, तो तो उन्होंने बंदूकें जो तनी हुई थी वे नीचे कर ली। अच्छा, ये आपके आपकी तरफ तान दिया उन्होंने? नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं तनी। अच्छा, उन्होंने वे- देख के वो समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ा बदमाश है। उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ा बदमाश है, हाँ। इतनी बड़ी घटना में उसका प्रकाश में नाम आया। पर देखा ये बालक है तो लेकिन मेरे बारे में जानते ही नहीं थे कि क्या मेरा लिंक क्या था, क्यों मुझे पकड़ रही है, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने तो मेरे गांव से अंदाजा लगाया, और इस केस में वे उठाने आ रहे कि उस गांव में उसकी लोकेशन थी। तो जो बंदूकें तनी हुई थी, वे बंदूकें नीचे हो गई और हंसने लगे। अरे हम तो सोच रहे थे कि अमित कोई बहुत बड़ा आदमी है, हम पे हमला कर दे, तो बच्चा है, हमारे बच्चों से भी छोटा है। तो किसी ने तो ऐसे हाथ पकड़ा था, या ऐसे उंगली फंसाई थी, किसी ने पैंट मार डाला था और मुझे बैठा लिया। बोलेरो गाड़ी थी, कुछ पीछे बैठे थे, मुझे बीच में बैठा रखा था, गाड़ी चल रही थी, कुछ पीछे से मार रहे थे, कुछ बराबर वाले ऐसे चूंट रहे थे। मतलब ये आपका साथ अब टॉर्चर की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, 24 अक्टूबर से, जहाँ से बैठा है सब, किसने आपको पकड़ना है, किसी को मारना है, किसी को हाथ मारना है? रात्रि 8 बजे के आसपास ना उन्होंने लोकल पुलिस को सूचना दी कि हमें दूर गैर जनपद में आके, लोकल पुलिस को तो सूचना देते हैं, कोई सूचना नहीं है। उठाया गैर कानूनी तरीके से, और उठा के फिर जैसे उन्होंने किसी को सूचना दी ऊपर, जो उनके ऊपर बैठे हो गए, जैन सर, अमित मिल गया जैन सर। वे फोन की आवाज में भी सुन रहा था उनके बीच में, मुझे आज भी वे फोन के एक एक लफ्ज याद है, क्या क्या उधर से आवाज आई, क्या क्या उन्होंने रिप्लाई दिया। तो उधर से आवाज आ रही कि ठीक है यहाँ मत लाओ, यहाँ पे मीडिया वाले, अच्छा। हम आते हैं ऐसे डिस लोने पे। तो वहाँ पे आए, तो वहाँ तक वे जैसे बागपत की जो क्राइम ब्रांच थी, अब तो क्राइम ब्रांच तब बोलते हैं, एसओजी थी, तो उन्होंने पीछा जरूर किया था उनका। तो मुझे उठाने के बाद ऐसा कंपटीशन रहा कि जैसे आपने फिल्मों में देखा हो कि एक गाड़ी आगे दौड़ रही है, एक पीछे दौड़ रही है, तो बागपत पुलिस अपना अलग से श्रेय लेना चाहती थी मुझे, क्या देखो हमने पकड़ा है, हमने पकड़ा है, और वो पुलिस अपना अलग से श्रेय लेना चाहती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे ही मेरे से उन्होंने रास्ता पूछा, कह रहे कि क्योंकि मेरा तो लोकल क्षेत्र था, मेरे गाँव से निकलते हुए नहर जा रही है, मुझे पता है वो नहर वहाँ निकलेगी। तो उन्होंने कहा इधर से रास्ता है, मैं कहा हाँ जी इधर से रास्ता है। तो उन्होंने फिर वो गाड़ी नहर से घुमाई, और वे नहर से लेकर गई उस गाड़ी को, वे उस सीमा में घुस गई अपनी, फिर वो पुलिस पीछे हट गई। तो इसीलिए मुझे उसी थाने में ले गए जहाँ के हमारे दिवंगत सिपाही शहीद हुए थे। बहुत सारे लोग बैठा रखे थे, तो जैसे ही गाड़ी रुकी, एसएचओ थे जो वहाँ के तत्कालीन एसएचओ थे, उन्होंने कहा कि अमित कहाँ है, उनके भी यही लफ्ज थे, मैं उनके सामने खड़ा, और ये है अमित। तो फिर बैठाया। उस दिन 24 अक्टूबर की शाम लगभग 9 साढ़े 9 बजे का समय था, या 10 बजे का समय कह सकते हैं, और मेरे सामने आलू भुजी की सब्जी उस दिन थाने में। इस घटना को लगभग 10 दिन हो चुके हैं, बल्कि 12 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। और आपके नाम का भोकाल बन चुका है, एक बड़ा नाम बन चुका है, बड़ा नाम बन चुका। अमित चौधरी कोई है। हाँ जी, कुख्यात लिखने लगे। कुख्यात, मतलब अब ऐसी स्थिति में क्या पुलिस वालों ने जब आपको देखा होगा और उन्होंने पिक्चर बनाई होगी या सुनी होगी, तो कहीं ना कहीं गांव से तो मैसेज गया ही होगा। एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मैंने रिसर्च किया था उसमें देखा भी था कि आप अपनी बहन के पास जाते हैं, उसी रात में घटना हो जाती है, और घटना में एक पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और दूसरे जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उपचार के बाद जान बचती ठीक है, काफी उपचार के बाद उनकी जान बच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मेहमान के तौर पर गाँव गए हैं जी, पुलिस ने फिर आपको ही क्यों टारगेट किया, ऐसी क्या वजह थी? क्या जिस बदमाश पर आरोप था, सुमित कैल नाम था ना उनका? हाँ जी, हाँ, सुमित कैल, और जहां आपकी बहन रहती हैं, क्या उनकी ससुराल वालों का उस बदमाश से कोई कनेक्शन तो नहीं था? देखो, वो गांव छोटा सा गांव है, और वो उनके गांव का वो अपराधी था। अब गांव के आदमी अब उसकी क्या मदद करते थे नहीं करते थे, ये तो वे जानते। रही बात मेरे टारगेट करने की, मेरा गाँव चर्चित गाँव है किरठल, और मैं इसे संयोग का हो या इत्तेफाक का हो या काश का हो कि मेरा उस दिन वहां जाना ऐसा दर्दनाक दिन बना कि मेरी लोकेशन उस गांव की आई, बाकी और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
जो घटना के एकमात्र सिपाही है बचने वाले, उन्होंने कहा कि ये लड़का नहीं था। अच्छा, और उन्होंने भी मना किया था? हाँ, अब मना किया कोर्ट में आके। हम्म। उनसे तो पहले कभी मेरी शिनाख्त नहीं कराई पुलिस ने, कभी नहीं कराई? कभी शिनाख्त भी नहीं कराई मेरी। हम्म। अगर जेल में जैसे शिनाख्त होती है जेल तो में। जैसे कि हम वहां भी पहुंचेंगे, थोड़ा सा जो सिपाही ने अपने बयान दिए थे, जी, तो उन्होंने बताया ना कि जब घटना हो रही थी तब कितने लोग मौजूद थे? घटना में उन्होंने 3 लोगों का होना बताया। 3 लोगों का हाँ, होना बताया। जी जी एक बात बताइए, मतलब ऐसी मतलब दिमाग में आया है जी जी कि जहां ये सुमित कैल पर ये आरोप था कि उन्होंने हत्या की है, जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं है सुमित कैल को फंसाने के लिए कोई और हत्या कर गया हो? अब ये तो वे जानते हैं, जो घटना मेरे पे लगी, जो मैं जेल में सुनी, जो मैं समाज से सुनी, जो मैं एफआईआर से सुनी, जो मैं चार्जशीट से सुनी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सुमित कैल इस घटनाक्रम में हो ही ना, हाँ, सिर्फ ऐसा उसको टारगेट बनाने के लिए, ऐसा किसी भी को हो फंसाने के सकता है, लिए। कुछ भी हो सकता है। जब मुझे फंसा सकते हैं तो वो और किसी को फंसा सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे आपको पुलिस लेके चली जाती है, उस, तो उसके बाद आगे क्या होता उसके है? बाद वहाँ पे जमवाड़ा लगता है पूरा अधिकारियों का। हम्म। आते हैं तो पहले उससे थाने में ले जाने के बाद रोटी आई मेरे लिए, हम्म। और आलू भुजी की सब्जी उस दिन थाने में बनी थी। हम्म। तो जो है एक कांस्टेबल साहब आए, उन्होंने कहा कि खाना खा लो। तो मैंने कहा मैं नहीं खाता। तो पिछले से आवाज आई कि ये मर नहीं जाएगा साला, पहले से कूट लो। हम्म। तो मैं कभी कोई क्रिमिनल नहीं था ना, मैं कभी पुलिस से पिटा था। उनका वो जो फट्टा होता है जिसमें लकड़ी का हैंडल होता है, उनका हाथ निकाला गया। तो जैसे ही मैं हाथ निकाले तो वो ऐसे वो मारते थे तो वो यहाँ तक लगता था, और वे खाल मेरे यहाँ से उतर गई। 10-15 फट्टे मारे उन्होंने। उसके बाद फिर कोई पीछे से ऐसे गर्दन मोड़ रहा था, कोई लटक रहा था, मतलब बड़े आक्रोश में थे। कोई ऐसे जमा रहा था। आज भी मैं वो मंजर याद, यही नहीं पता था किधर से थप्पड़ आ जाए, किधर से जो है चट्टू मार देंगे। उसके बाद फिर बैठे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मारपीट शुरू हो गई। मारपीट शुरू हो रही। बातचीत तो जो वे पूछता है कि राइफल कहाँ है, राइफल वही तो आदमी बताएगा जिसने लुट्टी हो या जिसने रखी हो। जब पता ही नहीं 13 की बजाय तुम 26 दिन पीट लो। उसके बाद फिर अधिकारी आए, उन्होंने पूछा, उन्हें भी मैं यही बात कही, तो उन्होंने इशारा करा फूटो सालों को। अब वहां तो उन्होंने मुझे रखा नहीं। उससे पहले जो मेरे पिताजी को उठा रखा था, वो मुजफ्फरनगर का सिविल लाइन थाना था। तो वहां पे रात को ये लेकर मुझे निकल गए। जब ये अधिकारी वहां से निकल गए तो 2-3 गाड़ी आगे पीछे इनकी चल रही थी। तो एक आवाज आती है उनमें से कि साहब इसकी उम्र कम है, इनमें से तो हमें कुछ को मारना था। ये लफ्ज भी सुने मैंने। तो मैं तो आज आपके सामने जो जीवित बैठा हूँ, ईश्वर का ये आशीर्वाद मानूंगा कि मुझे दूसरा जन्म मिला। उस टाइम पे भी वे मुझे मार सकते थे, और इन 12 साल में भी बहुत मौके ऐसे आए कि कितनी बार मन टूटा होगा, कितनी बार आंसू पूछे होंगे, कितनी बार मैं खड़ा होऊंगा। लेकिन मन में एक ही विचार रखा कि जिंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली। फेस करना है सब कुछ। उस रात अभी तो आपके साथ ये कितनी रात टॉर्चर हुआ है आपके साथ? बता रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो जी। वहां पे ले जाकर मुझे बंद कर दिया 24 अक्टूबर को। फिर उन्होंने कोई पिटाई नहीं की रात में 24 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर की जो सुबह होती है, तो उसमें और केस में भी और लोग भी इसी केस में बंद थे। जो उसके जो बदमाश था, उसके बहनोई, उसके मौसा, उसके तमाम लोग उठा के रख रखे थे। कुछ को पैसे लेकर छोड़ रहे थे, कुछ को रख रहे थे। मतलब जैसा आपने बताया था किसी जगह हाँ जी, कि करीब करीब 100 से 200 की संख्या अलग अलग हवालात भरी पड़ी थी सब। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन छांटते रहे उसमें से वो? छांटते रहे किस पर क्या हाथ लग रहा क्या नहीं। बड़ा केस होता है, कुछ प्रेशर भी रहता है। मैं ऐसी बात नहीं कहता कि पुलिस पे प्रेशर रहता है। वो उस टाइम तत्कालीन डीजीपी साहब थे, ब्रजलाल जी थे, और मुख्यमंत्री जी आदरणीय मायावती जी थे। तो ये सब चीज प्रेशर था या क्या था, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए था। चंद पैसों के लिए किसी का जीवन बर्बाद नहीं किया। तो बहुत सारे लोग देखे, मैं भाई तुमने कितने पैसे दिया, घर से आने लग रहे हैं, इतने पैसे देकर मैं तो छूट जाऊंगा। अब हमारा परिवार एजुकेटेड परिवार था, कभी थाने कचहरी के मुंह देखे न थे। वे तो मेरे पिताजी वहां से छूट कर गए, तो वे रोज अखबार पढ़ते थे कि अमित को कब छोड़ेंगे। वे उनकी बेचारों की इतनी भी उम्मीद थी उन्हें कि मुझे मेरा बेटा है ही नहीं तो। हाँ, कि वे अमित को छोड़ देंगे। रोज अखबार पढ़ते थे, लेकिन उनके थाने भी आने की हिम्मत नहीं पड़ी कि थाने में जाकर ये कह दो कि अमित को छोड़। आज भी शरीफ लोग थाने नहीं पहुंच पाते हैं। और उन्होंने कोई मानवाधिकार आयोग में या कोई भी मेरा फैक्स भी नहीं करा। उन 13 दिन में, मैं 12 दिन में कैसे तड़पता रहा उस चारदीवारी में, काले कंबल पे मैं कैसे बैठता था। वो एक उनका जो हवालात में वॉशरूम होता था, उसमें तक छोटा सा वो था देखने का, जैसे दरीक्षा दरीक्षा था, दरीचा था। दरीचा। तो जब ये आते थे खोलने के लिए, जूतों की आवाज आती थी, वो पेट में एक अलग घबराहट होती थी मारेंगे कि मारेंगे आगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपसे, उस हवालात के दौरान की सिविल लाइन थाने की, जब 10 दिन पीटते हो गए पैरों से होना, तो मैं बादामी रंग की एक शर्ट पहने हुआ था। पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो
मैंने एक बार वहाँ पे उसी हवालात में अपना गला भी उस शर्ट से करने का प्रयास किया, जो मैंने किसी भी इंटरव्यू में नहीं किया। लेकिन तो आपने वहीं अपनी जान देने की कोशिश भी की? हाँ, जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्या करता, उसके बाद फिर लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा ये, मुझे डाकू लेकर मरना नहीं है। तो फिर आते थे इस उम्मीद में कि छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बोले कि भाई तेरा कोई वारिस नहीं है, उनके ये लफ्ज थे। तो 2 लाख की डिमांड मेरे पास भी आई। 2 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम। के बाद मेरी व्यवस्था नहीं बन पाई, और फिर दूसरा जो यातनाओं का दंश चला, जैसे मैंने 25 अक्टूबर को बताया, तो सबसे पहले तो उन्होंने दीवार पे ऐसे बैठाया मुझे, और मेरी पैर पूरी तरह से ऐसे खोल दिए जैसे हाथ खोलते हैं, और बहुत हेल्दी से अफसर थे वे। उन्होंने पैरों पे ऐसे दाब करी तो मेरी चीख निकल गई, फिर गर्म चाय पिलाई उन्होंने। उसके बाद एक टेबल थी, ऐसे मारते थे ये सब खाल, आज तो ये उंगली पीछे नहीं मिलने की ऐसे, लेकिन इस उंगली में जो गैप दिखता है आपको, ये सब पीछे मिला दी थी। लगभग 3 महीने में हाथ की सूजन उतर पाई थी मेरे। नहीं, इतना मारा था कि 3 महीने लगे थे? 3 महीने लगे थे, हाथों की उंगली को सही, ऐसे नॉर्मल भी कुछ करता था ऐसे हाथ था। पीटते थे, मारते थे, और आप कुछ बता नहीं पाते थे। तो कोई बड़ा अधिकारी, कोई सीईओ, इंस्पेक्टर, एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, किसी दिमाग में नहीं आता था कि इतने दिन हो गए टॉर्चर होते होते, ये बोल नहीं रहा है? उसके बाद ना तो वहाँ पे जो वो टीम थी ना जिसने उठा रखा था, वो टीम ही टॉर्चर करती थी। बीच बीच में कोई अफसर आता था बीच में, 5-7 थप्पड़ चाटे हुए मारते थे, वे भी अपना मन खुश करके जो है चले जाते थे। ये बात, एक सवाल है कि कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है जी, उसमें आईएएस और आईपीएस बनते हैं। हाँ जी, और आईपीएस जो बनता है उसका विवेक अधिकार कितना जबरदस्त होता है। जी। ऐसी स्थिति में वो देखकर वो किसी अपराधी को पहचान नहीं सकते हैं। आपको लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, 10-12 दिन टॉर्चर किया आपको, तो किसी के दिमाग में नहीं आया कि यार जब ये कुछ बता ही नहीं पा रहा है तो इसे छोड़ देना चाहिए, जब ये अपराधी ही नहीं है? तो नहीं छोड़ा उन्होंने। और फिर रही बात आईपीएस की, आईपीएस लोग एक बात ट्रांसफर करते थे, आईपीएस साहब उनके टॉर्चर रूम में खुद नहीं आते थे, अच्छा, वे बात सारी ट्रांसफर करते थे वहाँ पे। बस सीधे सीधे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नहीं, वो सीधे नीचे लेवल पे हाँ, कहानी चल रही है। नीचे हमारे पास एसपी सिटी साहब आ गए, कप्तान साहब नहीं हुए बिल्कुल भी, हमने कप्तान साहब। फिर जैसे 2 जिले थे व्यवस्था, मुजफ्फरनगर में हमारा टॉर्चर हो रहा था, और वहाँ के कप्तान दूसरे थे। तो हमारे जो कप्तान साहब से मुलाकात हुई वो लास्ट दिन हुई, जब वो क्या एक तरह से जब हमें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, हाँ, जब हमें पेश करने लगे, और उसमें जैसे ही मैं कुछ बोलने का प्रयास करता था तो पीछे से ऐसे मुझे पकड़ लेते थे, बहुत बोलता है, गाड़ी में ले जाते हुए मैं जैसे कुछ मीडिया को बताने का प्रयास करता था कि मुझे गलत पकड़ा है, तो मुझे फिर गाड़ी में ले जाते हुए पिटाई की उन्होंने कि बहुत बोलता है तो बहुत मुंह चलाता है। हाँ, ये बहुत पॉइंट की बात आपने कही है। हाँ जी, कि ऐसी कंडीशन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो चुपचाप आते हैं, चले जाते हैं, उसमें निर्दोष भी होते हैं, जी, सभी नहीं दोषी ही होते हैं, जी, जी। लेकिन वो बोलते नहीं है मीडिया को देखकर कि ये सब अपनी बात रखूं या अधिकारी के सामने। देखो 18 साल उम्र थी, और बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पुलिस, एक चीज सुनी होगी कि मार के सामने बहुत नाचते हैं, बहुत मस्त है। पुलिस से आदमी वैसे ही नहीं डरता। पुलिस में आजकल जो पढ़े लिखे सब आदमी गलत भी नहीं होते, जो आजकल पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस के व्यवहार में सुधार भी आया। लेकिन जो पहले हमारी पुलिसिंग थी वे सही गलत नहीं देखते थे, वे तो बस उन्हें पिटाई से मतलब था, वे पिटाई करके ऐसा महसूस करते थे कि आज तो हमने इतने लोग पीटे। तो ये चीज़ें फेस की मैंने। फिर उसके बाद टॉर्चर होता रहा, फट्टे इतने मारे, करंट लगाया, करंट लगाते थे उस मशीन से गर्दन ऐसे, फिर उस पे हाथ रहता था उस बटन पर उनका, तो माइंड में आज भी सूजन आ जाती है। इन सब 13 दिन में जो याद नाखों को पानी उतार दिया था, वो चेयर ऐसी रहती है कि उसमें पैर ऊपर हो जाते हैं, गर्दन ऐसे हो तो जाती ये सिर्फ आपके साथ या उनके साथ? है। और के साथ भी, और बिल्कुल वैसे ही चल रहा है सबके साथ? हाँ जी, तो ऐसे बता, एक इंटरव्यू मैंने सुना था आपने जिस तरह से कि मार पड़ रही है तो सोचा कि यार मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा वहाँ पे, हाँ जी। तो ये बाकी लोग थोड़ा वो मैं वो क्या था? बताऊंगा आपको। जैसे पहले तो यहाँ पे पिटाई हुई मुजफ्फरनगर में, तो जो हमारी लिखा पढ़ी, जो हमारा चालान होना था, कल को मान्य न्यायालय में पेश होने थे हम, तो एक दिन पहले वो यहाँ की जो टीम थी उन्होंने उसी थाने को सौंप दिया। वो रात सबसे भयानक रात, सबसे जिंदगी की खतरनाक रात, और ऐसी रात जिस रात में 1 मिनट भी आप पलक ना झपक पाए हो। वहां पे एक कांस्टेबल साहब की ड्यूटी लगा दिया औलाद पे, और जैसे आंख ऐसे लगती थी तो डंडा यहाँ आता था छाती पे, और वे गाली दे, पूरी रात गाली दी उन्होंने, हम तुम्हें सोने देंगे। बुरी हवालात में जो उस केस से संबंधित लोग उन्हें उठाए हुए थे, सुबह जिन्हें मान्य न्यायालय में पेश करके जेल भेजना था, तो ऐसे डंडा मारते थे वे। उसके बाद फिर सुबह हुई जो, तो उन्होंने एक डोजियर तैयार किया, किसकी कितनी जमीन है, कितने बहन भाई है, कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है। तो बाकी सब लोग बहुत बड़े जमींदार थे, मैं एक छोटा सा सबसे कम आर्थिक
स्थिति कमजोर मेरी थी, लेकिन मैं शिक्षा में उनमें सबसे ज्यादा ऊपर, आज भी और उस टाइम भी। एजुकेशन में सबसे आगे हाँ और मालदारी में पीछे। जी जी। और वे सारे 8वीं पास। अगर आप मालदार होते तो शायद आप भी बच जाते। मैं भी बच जाता। तो पैसे का ही सारा खेल है, और ये समझ में भी आया, सीखने को भी मिला जीवन में बहुत कुछ, कि आप पैसे होते तो काश ये चीज ना होती मेरे पास, मेरे साथ। तो उस टाइम में बीए सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुका था, और बाकी सब लोग वे 8वीं पास लोग थे। जो मैंने क्राइम ब्रांच वाले संजय जी का जिक्र किया, वे 12th पास थे। तो उस टाइम भी मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, और आज भी मेरी एलएलएम कंप्लीट हो चुकी, और आज भी मैं उन सब में जो बड़ी स्थिति जो मेरी पहले थी वो नहीं है, मैं लगातार संघर्ष में बढ़ती गई। उस रात पे आ जाते हैं दोबारा से। उस रात में फिर सुबह हुई, रोजा तैयार किया, तो एक पुलिसकर्मी बड़े प्यार से बोल रहे थे कि लो चाय पी लो। तो मुझे लगा कि अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी मंशा दूसरी थी। चाय पिला के पीटने के बाद उसे था कि मर ना जाए। पहले उन्होंने मेरी बॉडी को गर्म किया, मुझे चाय पिलाई दो, मेरे बारे में सब कुछ पूछा। तो जैसे एक एक आदमी को निकाल कर, एक आज भी वो मंजर मेरे याद है। मैं कभी मौका नहीं मिला मुझे दोबारा उस थाने की, कभी अपने जीवन पे किताब लिखूंगा तो उस थाने की हवालात और वो जो बरामदा था उसका थमला, उसे मैं जरूर देखने जाऊंगा, क्योंकि वहां से जिंदगी आने का थमला। हाँ जी, वहां पे एक एक आदमी को निकाला। और दो कितने लोग हैं अभी यहाँ पर? यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से 8-9 लोग थे उसमें। अच्छा, बाकी वो बाकी बाद में आए फिर भी सब। अच्छा अच्छा, तो हमले पे जाते हैं। हाँ जी। और उसका तो उनका जो पैंट और अंडरवियर नीचे करते हैं, हाँ, और 2 पुलिसकर्मी आगे हाथ खींचते हैं, ताकि आगे तो थमला हो गया, और आगे को खींचना कहाँ, आगे हिल नहीं पाएगा, मतलब उसे जैसी पोजीशन में उसमें रहना पड़ेगा। जितनी जिसकी सर्दी उतरी, हाँ, उतने उसके फट्टे लगाए गए, खून मांस लबालब हुआ। जैसे मैं देख रहा था और का देखो, मेरा भी ऐसे ही हुआ हो। और मैंने सोचा जैसे टीचर स्कूल में कभी कभी कोई सवाल नहीं होता था, मैं कुछ सर से बाद में जाऊंगा, हो सके मुझे कम मारे। तो जब मैं सबसे बाद में गया, तो लास्ट कह लो या कुछ भी कह लो, तो पीटते पीटते जैसे वो अपना रजिस्टर में काम भी कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि जैसे मैं सबसे बाद में सोच रहा था, तो वे भी ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो पिट रहे हैं, चलो बाद में पीटेंगे। तो जब मेरा नंबर आया तो कितनी, मतलब ये मानसिकता देखिए कि कैसी रही होगी उनकी। हाँ जी, कि एक बालक है, बाकी सब बड़े बड़े हैं, चलो ठीक है, बड़ों को भी छोड़िए, बालक को भी छोड़िए, लेकिन फिर उन्होंने सबने मिलके मारा है। तो वे सारे इकट्ठे हो गए वहां पर। अब जिसकी जब तक सर्दी उतरी, मैं तो 3-4 फट्टू में तो मुझे दर्द हुआ। उसके बाद उन्होंने 100 मारे, 150 मारे, पत्थर सा बन जाता है पीटने के बाद। हाँ सही बात है, सही हो जाता है बॉडी, फिर कुछ ही मारते रहो, क्या दर्द होता है, बाद में दर्द होता है कई में। उसके बाद तो बैठा नहीं गया घुटने, उसके बाद फिर बैठा दिया मैं। उसके बाद फिर वहां पे पीएससी भी कैंप की हुई थी थाने में, तो एक गोल गोल चक्कर पुलिस पीएससी ने ऐसे बनाया, सबके हाथ में डंडे। अब आप सोच के देखो, उस चक्कर के बीच में जितने भी 7-8-9 लोग थे, सबके इस गैप से हथकड़ी लगाई हुई थी, ताकि एक के डंडा मारे वो गिर भी जाए, दूसरे को वो हथकड़ी खींचे ना। तो काफी गैप के साथ जमीन में गिरा के, लाठी कमर में लग रही हो, पैर में लग रही हो। बाहर से ई रिक्शा वाले भी बुला लिए, जो उस टाइम पर रिक्शा छोड़, ई रिक्शा कम चलती थी, लेकिन जो भी रिक्शे वाले की बाहर से आ जाओ, देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं। पुलिस वालों को पीटने का, पुलिस वालों को मारने का क्या नतीजा होता है। गेट में भीड़ हो रही है काफी। यहाँ जमीन में जैसे ऐसे थाने में एंट्री होती है, ये उनका ऑफिस होता है, और ये जो जमीन है, ये बीच का चक्कर है, इधर उनका वो एक ऑफिस सा है, पीछे उनका शायद मालखाना है, जो मेरे स्मृति के मुताबिक है। तो यहाँ जमीन पे गिर के शीशे में आप ये चक्कर, यहाँ तो ये पब्लिक खड़ी है, तो यहाँ डंडा लेकर खूब पिटाई हुई ऐसे। इतने डंडे मारे कि पैर सीधे नहीं हो पाए, उससे पहले खून मांस लबालब हो रहा है, हालत खराब, थप्पड़ चट्टू में इतनी हो रही है, बहुत बुरी हालत कर दी। और फिर ऐसे जैसे बैठाने लगे, पता नहीं क्या क्या हथियार रख दिए चादर पे उन्होंने, जिससे आज भी अगर फोन एक एक पात्र इस केस का बताऊं, मुझे जब उठा तो 24 अक्टूबर का रखा पुलिस ने, 4 नवंबर तक यातना, जितनी यातना वे दे सकते थे, जिस हद तक वे जा सकते थे, जो मानवता की सारी चीजें वे तार तार कर सकते थे, सब किया। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बनाई कि 3 नवंबर को हम नहर से जा रहे थे, अमित गन्ने के खेत में छिपा था, ईंख के खेत से फुसफुसाहट की आवाज आई, और अमित ने पुलिस टीम को देखकर फायर रोक दिया, और हमारे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। 25 एक्ट और एक फर्जी मुठभेड़ पुलिस 307 का मुकदमा मेरे पर और पंजीकृत, जो ये चीजें है।
भाई तो जब ये जो हथियार वगैरह दिखाते हैं वो इस तरह से कहानी बनती है। ऐसे कहानी बनती है, ज्यादातर 90% में यही स्टोरी आपको मिलेगी। हाँ, कि वो हम लोग निकले जा और रहे थे, वहाँ यदि फुसफुसाहट जो किसी। वे जो उन्होंने मेरे पे तमंचा लगाया 25 बटे 8 का, जो उन्होंने मेरे पे पुलिस मुठभेड़ का केस लगाया, हम्म। यदि हिंदुस्तान की किसी भी फोरेंसिक लैब में भी जांच जांच करा ले उस तमंचे की, मेरे उस पर निशान भी नहीं मिला। हम्म। फिर जब आप मैं फायर कर रहा हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, हम्म। मेरे पे आपसी पे हत्याकांड का आरोप लगा रहे हो, हम्म। दोबारा आप कैसे बच के मेरे निशानों से? दोबारा भी तो लग सकता था ना निशाना, जब मैं इतना बड़ा निशानेबाज हूँ। कहानी थी। कहानी बनाई। हम्म। और इतना यदि मैं बेबाकी से कह रहा हूँ, आप जांच कराओ ना, हम्म। आप फोरेंसिक जांच कराओ उसकी। पता नहीं कहाँ से लाए, मैं तो देखा भी नहीं वो, हम्म। पहले से कपड़े में सील था। मुझे कहा कि साइन कर दो, अब हाँ, पीछे से आपने डंडे कहा के। भी, आपने बोला था हाँ, कि मार के आगे भूत भी नाचते हैं। मार के आगे। अब जब 12-13 दिन से लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, मौका जो भी मौका मिला है वो हाँ जी। पीट रहा है। कोई चाय पिला के चाय गर्म करके पीट रहा है, हाँ जी। तो कोई थमले पे हाथ पकड़ के, इधर से हाथ पकड़े हैं, उधर से कच्छा भी उतारा हुआ है, हम्म। पैंट भी उतारी हुई है, उसके बाद फिर पटा फेरा फेरा जा रहा है। तो आदमी ऐसी स्थिति में क्या करेगा? क्या करेगा? अब उसके बाद बोले कि साइन करो उस पर। हम्म। साइन कर दे। हम्म। तो ये चीजें, सब चीजें हुई। उसके बाद लोग, अब वो जो यातनाओं का दंश मैंने बताया, और जो 4 नवंबर की सुबह थी और 3 की रात्रि थी, रात्रि पूरी रात नहीं सो पाई। फिर आती है हॉस्पिटल की बारी। जिन जिन डॉक्टर साहब को, मुझे नहीं पता उन डॉक्टर साहब का नाम क्या था, जो लेकिन मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, और हम्म। मैं आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से, अगर डॉक्टर साहब अपनी ईमानदारी से अपना 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 कार्य करें, तो पुलिस की सारी पोल खुल जाएगी हर केस में। उन्होंने जो बच्चा अपनी मौत की भीख मांगी हो, जिसने मुजफ्फरनगर में, मैंने ये चीज़ आपसे मिस कर दी। जब मैं वो पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाया था, एक सन तो ऐसे भी आया था, मैंने आग्रह किया था कि साहब आप मुझे गोली मार दो। तो लोग कहते हैं कि हम उससे प्यार करें तो उससे प्यार करें, सबसे ज़्यादा प्यार करता है इंसान खुद से। आज जो आदमी मौत की भीख मांग रहा था, आज आपके सामने आपके साथ इतना टॉर्चर हो चुका है ना, हाँ जी, आपकी जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है कि भाई मार दो यार, कम मार से कम दो, अब इससे बस अच्छा बहुत क्या हो गया। होगा। उसके बाद आपने एक दाग ऐसा लगा दिया कि समाज में कुछ बात ही नहीं रही, सब सही लोग बात है। अपराधी उस सोचने लगे। और मैं कोई उद्योगपति व्यापारी का बेटा नहीं था, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मुझे चीजें विरासत में मिली। मैंने अपने 13 साल 13.5 वर्ष का जो संघर्ष रहा, 12 साल पहले मैं, अब जो मुकदमा चला अभी 1.5 वर्ष पहले भरी हुआ, तो ये सब चीजें मैंने खुद अर्जित तो ये मेडिकल रिपोर्ट में चल रहे थे आप, डॉक्टर साहब? मेडिकल रिपोर्ट में हम जैसे लगे, कुछ मरीजों की वहाँ पे लाइन लगी हुई थी दवाई लेने के लिए, हमें अंदर से लेकर गई, और अंदर से गाड़ी में भी पिटाई करते लेके। वहाँ पे एक लाल रंग की कुर्सी रखी थी उनके ऑफिस में, मेरे याद है। तो उन्होंने इतनी तेज वो लाठी मारी थी मेरे घुटने पे, वो आके लाठी लगी थी। जब पहली लाठी से मैं हटा तो कुर्सी प्लास्टिक की थी, ऊपर से उसकी प्लास्टिक टूट गई थी, इतनी तेज लाठी थी उसकी। तो डॉक्टर साहब के सामने ऐसे ऐसे कान मेरे आज भी उस रूम, मतलब डॉक्टर के सामने भी पीट रहे हैं? डॉक्टर साहब सामने बैठे, डॉक्टर साहब के सामने इन कानों को ऐसे ऐसे मसल के ऐसे मार रहे हैं पीछे से, मतलब बड़ी निर्ममता से मार रहे हैं। डॉक्टर साहब के सामने लाठी मार रहे हैं, कुर्सी टूट जाती है डॉक्टर साहब के सामने, जमीन पर गिरा के मार रहे हैं। जब पिटाई बर्दाश्त न कर पा रहा, मैंने कहा सर मेरा मुझे वॉशरूम चाहिए। वॉशरूम से फिर हथकड़ी खोल के, एक दरोगा जी मेरे साथ चल रहे हैं वॉशरूम में, उन्होंने गेट बंद करने नहीं दिया। अब पिटाई में दहशत के चक्कर में वॉशरूम थोड़ी आए, अब वो आया नहीं तो उन्होंने फिर वहां पे लाठी बजानी शुरू कर दी वॉशरूम में। अब मैं 2 मिनट का क्षण भर, जब आदमी कुछ तो करता है जब बचने के लिए, कि कुछ तो बचूं जब पिटने से, फिर उन डॉक्टर साहब के सामने लाए, फिर जितने थे सबके फर्श पे गिर के फिर पिटाई करी। और डॉक्टर साहब लिखते हैं ही इज फिट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। 12-13 दिन पिटाई करने पैरों के से बाद चल नहीं पा रहे, उंगली सब सूजी पड़ी है, खून मांस लगा हाथों को ऐसे पीछे से मोड़ दिया है। कान हमारे सोट देकर उन्होंने सुन 100-150 ज्यादा पट्टे पीछे लगाए हैं, खाल उतरी पड़ी है। कितने थप्पड़ कितने चाटे लगे। 12-13 दिन मुझे नहाए हुए थे, बाल थोड़े बड़े हुए थे, बाल पकड़ के ऐसे हिला के मारते थे। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फिट है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल फिट। अब होता है न्यायालय का सफर शुरू वहां से। नहीं नहीं, अभी अच्छा न्यायालय में पहुंच गए, ठीक है, ओके। वहां से फिर वो रवाना हुए मुजफ्फरनगर के लिए, क्योंकि शामली जनपद का जो गठन था, मेडिकल रिपोर्ट फिर अब न्यायालय, ताकि जैसा के सामने पेश कर सके साहब। 28 सितंबर 2011 को शामली जिले का गठन हुआ था, तो न्यायालय की व्यवस्था सारी मुजफ्फरनगर से संचालित। अच्छा। तो शामली में उस टाइम पे कोई व्यवस्था नहीं। माननीय न्यायालय के सामने पेश उस टाइम पे किया गया जब साहब अपने किसी कार्य में बिजी थे, पेशकार साहब से उन्होंने बात करी। जज साहब कहीं काम कर रहे हैं, पेशकार साहब से सेटिंग कर ली, और वे हमारी गर्दन दिखने दी, नीचे के जख्म नहीं दिखने दिए। तो
वैसे टाइम पे पेश किया, फिर हमें गाड़ी में भी नहीं लेके जेल तक, कि हमें गाड़ी में ले जाते, जितने भी ग्रुप था, चप्पल तो खुश ही रही थी हमारी, शर्ट भी फटी हुई थी, 13 दिन नहाए हो गए थे, शरीर तो उनसे लथपथ हो रखा। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या हालत हो रही। अब पैदल पैदल लेके जा रहे हैं सिविल लाइन। अब तो फ्लाईओवर बन चुका सिविल लाइन थाने के सामने, पहले फ्लाईओवर नहीं था, सीधा जेल का फाटक आता था और जेल के फाटक से मुजफ्फरनगर जेल का रास्ता। वो जो शब्द देखा, जैसे पैदल जा रहे हैं, पीछे से डंडे लग रहे हैं, वो यहाँ लग रहा है, कमर में लग रहा है, फिर जेल जेल के गेट तक लाठी मारी। उसके बाद जो उस टाइम पे मुझे लगता है वहाँ पे जेलर साहब थे, जो उन्हें सूचना मिली कि अखबार, क्योंकि अंदर के लोग भी अखबार पढ़ते हैं, अंदर के लोगों को इतना अंदाजा होता है कि उन्हें सारी सूचनाएं पहले मिल जाती है कि वे उस केस के आदमी आज पेश होने लगे। जैसे और लोग आते हैं तारीख पे, सूचना दे देते हैं, पहली गाड़ी चली जाती है अच्छा। कि उस केस के लोग बहुत पिटाई हुई है, वे आने लग रहे हैं। तो जेल में भी बहुत भीड़ हो रही थी गेट पे जब हम गए। तो जैसी जेल में एंट्री हुई तो वे उन्हें बड़ी जल्दी थी वारदात, तो आपको अंदर जमा करें और हम लोग भाग जाएं, हाँ। पुलिस वाले। तो तभी जेलर साहब आए, रुक जाइए। मिजाजी लाल यादव, मिजाजी लाल यादव साहब, मेरे दोस्त हैं वो अच्छे। हाँ। और उस टाइम पे एक उपाध्याय जी थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये तो मरने वाला, और रिपोर्ट ही जेलर साहब ने कहा मरने वाला है। हाँ, अब इसकी मौत की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी, जेल में दाखिल होने में, ये तो मर जाएगा कुछ समय बाद। तो जेल के रिकॉर्ड में जो मेरी, थोड़ा तेज बोलिए। जेल के, ये तो मर जाएगा कुछ समय बाद, हाँ। तो उन्हें पसीना आ गया, इधर उधर देखा, पुलिस वाले थे। हाँ, इसकी तो डॉक्टरी दोबारा होगी। तो जेलर साहब का दरिया दिल देखो, नरम दिल देखो, बहुत अच्छे इंसान, बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने मुझे। उन्होंने मेरी डॉक्टरी दोबारा कराई, जेल साहब ने, जेलर साहब ने। अब मिजाजी लाल यादव जी ने कराई या वो नागेश जी ने कराई, नागेश जी ठीक, डिप्टी जेलर थे, वो सब जेल प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने कराया। हाँ। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने दोबारा मुझे ये कहा जेलर साहब ने आके कि देखो तुम्हारी रिपोर्ट में कहीं जख्म नहीं है और जख्म तुम्हारी बॉडी पे है, तो दोबारा डॉक्टरी होगी। और दोबारा एक डॉक्टरी तो वो थी जो कुछ घंटे पहले ये दिखाया कि ही इज फिट, और एक डॉक्टरी कुछ ही घंटे पश्चात होती कि पैर से लेकर और ऊपर तक इसके शरीर पे जख्म ही जख्म। तो ऐसा चीज हुआ, मतलब हड्डियां टूटी नहीं थी और शरीर बिल्कुल फिट था नहीं, शरीर बिल्कुल फिट था। अब तो आपके पास दो रिपोर्ट हैं, मतलब आपके पास नहीं, जेल प्रशासन के पास। एक है ही इज फिट, और दूसरा है ही इज अनफिट, है ना, दो रिपोर्ट हैं। अब पुलिस वालों का क्या रिएक्शन रहा इस पे? तो वे निकल लिए, अच्छा वो चले गए, लेकिन उन्होंने, जैसे जेल प्रशासन है डॉक्टरी जो डॉक्टरी कराई, तो अपना बचाव सभी करते हैं, अपनी नौकरी बचा के सभी चलते हैं। तो जेल के उसमें ऑफिस में जो था, जेल के रिकॉर्ड में, बैरिक में मेरी एंट्री नहीं हुई है, मेरी सीधी जेल के हॉस्पिटल में वो हुई, क्या नाम, एंट्री, जेल के हॉस्पिटल में एंट्री हुई। और जेल के हॉस्पिटल में बेड पे मैं सीधा ना लेटा के उल्टा मुझे लिटा दिया। उल्टा लिटाने के बाद मुझे नहीं पता था आसपास कौन उठे, क्योंकि मेरा उससे वास्ता नहीं था। अब खून पैर से बह रहा था, उल्टा मैं लेटा हुआ था। तभी जो जेल के बंदी होते हैं वे वहाँ पे डॉक्टर बन रहे, जेल के बंदी ही डॉक्टर। हाँ, क्या अजीब बात है। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मेरा नाम राजपाल सिंह है, मैं उस केस में हूँ, मैं यहाँ पे यही काम करता हूँ, डॉक्टर साहब तो कमाते हैं, मैं ये दवाई इंजेक्शन लगाता हूँ। क्या सर्कस है क्या, कोई भी कुछ भी कर लेगा। तो राजपाल सिंह ने मेरे काफी इंजेक्शन लगाए, दवाई दी, मरहम लगाया। तो ऐसे ही कई दिन तक जब वॉशरूम जाता था तो ऐसे उठाते थे मुझे, जैसे बच्चे को गोद में ले जाके उसमें वॉशरूम में बैठा देते हैं। तो लगभग काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद तब मुझे उस बैरिक में भेजा गया। बैरिक में भेजने के बाद कुछ लोग पूछते थे कि भाई अमित क्या करेगा? मैंने कहा वही काम करूंगा जो मैं छोड़ कर आया, पढ़ाई करूंगा। तो लोग मजाक बनाने लगे। तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी जनसंख्या कम हो, बुरे से बुरा आदमी, ये मैंने महसूस किया। तो 862 दिन का वो जो सफर था, 2 साल 4 महीने 16 दिन, मुजफ्फरनगर जेल, 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल में रहे। हाँ। और एक चीज बताइए कि आपने शायद इस बात पर कभी बताया नहीं, जब जेल जाते हैं और आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं, हाँ जी, 2-3 महीने लगे आपको फिट होने में, हाँ जी, क्योंकि आप एक तकलीफ से गुजर रहे थे, हाँ जी, शरीर अपनी जगह फिर आने लगा, क्योंकि हड्डी तो सब ठीक ठाक है, हाँ जी, हाँ जी, हाथों की टूटी होंगी, हाँ जी, पैरों की हड्डी दबी, देखने में आप अच्छे हैंडसम भी हैं। जी जी। तो कि जेल के अंदर आपके साथ किसी ने गलत करने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई, जैसे आपके पास आपके पैसे से कमजोर,
फिर आपकी कोई बड़ी सिफारिश नहीं, और वहां जब जेल में बैरक में बंद होते हैं तो कुछ बड़ी विकृत मानसिकता के मैं लोग भी होते समझता हूँ आपकी बात को, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ, जेल तो सब जाते हैं, हैं। लेकिन जेल जैसी बुरी जगह में भी हम्म। अच्छा इंसान कोई मिल जाए तो ये आप अपनी किस्मत समझो। तो आपको बैरक बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बैरिक बदलने की जरूरत हुई, जो उसी गैंग के आदमी थे, 13-14 आदमी थे, वे दिन रात यही बात करते थे कि हमें तो ये अपराध करना बाहर जाके, हमें तो ये लूट करना, हमें तो। अच्छा, वो एक नई दुनिया, आप एक अलग दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, वो अपराध कैसे होगा, क्यों अपराध होगा, कैसे, कब करेंगे, क्योंकि क्या? जेल में दिन रात वे अच्छा। बैंक लूटते हैं, हम्म। दिन रात ये करते हैं कि हम ये बैंक लूट देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, तो प्लानिंग चल उन रही थी। चीजों से मुझे, जो मुजफ्फरनगर की उस टाइम पे जो बैरिक थी, बैरिक नंबर 14B, हाँ। 15B से मैं 14B में ट्रांसफर इसलिए लिया हम्म। क्योंकि उसमें फैमिली मैटर के लोग ज्यादा थे, जो अच्छा अच्छा, दहेज के उसमें, जो ठीक ठाक। एक उम्रदराज व्यक्ति उसमें थे, अच्छा और वो अच्छा। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के आसपास के लोग थे। तो उन ये लोगों ने, आपके दिमाग में कैसा है कि अब मुझे यहाँ जेल के अंदर रहना है, और लेकिन अच्छा इंसान बन के रहना है, और ये कैसे एकदम से? ये अपना आप ही मेरे मन में विचार आया, और मैं जब जेलर साहब के पास गया कि मुझे साहब, मैं क्रिमिनल माइंडेड हूँ, मैं ऐसी बात सुनता हूँ उनके बीच में। तो फिर जैसे वो मुला शाम के टाइम हमें बैरिक नंबर 15B से खोल, मतलब कुछ टाइम के लिए बाहर निकालते थे। एक हत्ता होता है जहाँ मुलाकात का, तो वहाँ आपस में दूसरी बैरिकी के लोग मिलते रहते हैं। तो जेल जैसी जगह में भी अ, सब लोगों से मेरी दुआ सलाम थी, किसने क्या कर रखा वो उनके क्रम थे। मुझे कुछ लोग अच्छे भी लगे वहाँ, जो फैमिली मैटर में गलत लोग फंसे रहते हैं, कि जैसे पति का तो मुख्य रोल आ जाता है फैमिली मैटर में, क्या इशू रहा हो, लेकिन पूरे परिवार का नाम तो गलत ही है, क्या उसमें होता है। तो कुछ अच्छे लोगों ने मुझे वो कहा कि इस बैरिक में आ जाओ। वहाँ बदमाश होंगे ठीक ठाक लेवल के, तो उन्होंने आपको दोस्त बनाने की कोशिश हाँ, की? बहुत सारे ऐसे, क्या नाम, अ, अपराधी थे, ऐसा कोई गैंग ही नहीं बचा था जो जिसने ऑफर नहीं दिया। वो हमारे लिए किस आप तरह का ऑफर देते थे? कहते थे कि आप हमारे लिए, आप गैंग में आओ, हम हाँ तुम्हारी जमानत भी कराएंगे और तुम्हारा खूब नाम होगा। हाँ। सुनता मैं सबकी था, करता अपने मन की था। सबकी सुनी मुझे, कौन कितने पानी में है, कौन क्या विचार रखता है। लेकिन एक माफिया वहाँ ऐसा भी था, उसने मुझे, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ना, मत लो ना। लेकिन उसने मुझे एक, वो उसकी जो पर्सनैलिटी थी, वो एक प्रोफेसर की तरह दिखता था। अच्छा। चश्मा लगाता था, हनुमान जी की पूजा करते थे दिन रात। उन्होंने अपने बारे में एक बात बोली थी कि बेटे, मुझे लगभग 30 से 40 वर्ष हो गए इस लाइफ में। अच्छा, लाइन में हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब उनको, वो अपनी लाइन बोलते हैं उसे। हम्म। और जेल एक ऐसी चीज है जहाँ आपको ना अच्छा सुनने को मिलता, ना अच्छे लोग मिलते। अगर उस बुरी जगह में एक इतना बड़ा माफिया आपको ये कह रहा है कि बेटे, जेल एक, मुझे इस लाइन में 30 30 40 वर्ष हो गए। अब मेरी स्थिति वो है कि जैसे खेत में बैल खोड़ से बाहर निकले, उसका तो डंडी लगेगी, और जो खोड़ में ना चले तो डंडी लगेगी। अच्छा। हाँ। तो मुझे तो खोड़ में चलना चलना ही पड़ा। हाँ। तुम्हारे सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं, गलत फंसे हो, बाहर जाकर अच्छा काम करना, अच्छा अपना नाम कमाना। उन्होंने आपको, मुझे ये, एक अच्छा इंसान, उनका अच्छे लोगों का तो नाम आना चाहिए फिर तो। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरे बारे में ये चीज़ बोली तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि बाहर जाके तू जब पढ़ाई करेगा, तुझे कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे याद करना। लेकिन मैं जब बाहर आया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मुझे मदद भी नहीं लेनी। कल अगर आज मैं इनकी मदद ले ली, कल इनका कोई आदमी गलत काम करके आएगा तो मैं उससे किस मुंह से मना सही बात है, मदद करनी पड़ी, मदद के बदले मदद देनी पड़ेगी। हाँ, सही तो है। मैंने उनकी मदद नहीं ली। मैं तो ईमानदार लोगों से, अच्छे लोगों से मदद मांगी, सबसे मदद मांगी। दोस्तों ने बड़ी मदद करी, जिससे पैसे मांगे सबने। फिर वहां से आप 2 साल 2 साल 4 महीने 16 दिन बाद जब जेल मेरी में रहे। रिहाई हुई, एक बात इसमें और बताता हूँ। हाँ। जिनकी प्रशासन फैसले नहीं करवा पाया रंजिश के, जिनका सामाजिक ताना बाना हमारे खाप के चौधरी फैसला नहीं करा पाए, तो जिनके आपस में मर्डर हो रहे, जो अंदर जेल के अंदर, जेल के और अंदर, आप वहाँ। और मेरी रिहाई हो रही, एक पार्टी इस तरफ छोड़ने के लिए खड़ी, मुझे एक पार्टी इस तरफ छोड़ने के लिए खड़ी। अरे क्या? तो जेलर साहब कह रहे आज ऐसा कौन आदमी छूट रहा है कि जिन जो कभी एक नहीं हो पाए, जिनके आपस में मर्डर भी हो रहे हैं, इस बच्चे को दोनों लोग छोड़ते हैं। बहुत खूब, बहुत ही तो खूब। मैं तो जेल जैसी जगह से भी, मैंने लेकिन जेल के रिश्ते कभी नहीं निभाए किसी से। जो रिश्ते थे वे सब वहीं खत्म वहीं करके, नमस्ते करके चले आए। हाथ जोड़ के, सिर झुका के चलाया कि हे ईश्वर, दोबारा मुंह मत दिखाओ इसका। तो वो सब दिखाने के बाद मैं एक वो खूबी बताई कि आपको, कि वो जब रिहाई हुई तो जेल की कोई ऐसी बैरिक नहीं थी जो मुझे छोड़ने ना आई।
उस बुरी जगह में भी आप यदि अच्छा व्यवहार, सौम्यता के भाव में आप जियोगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा। किसी बहुत अच्छे लोगों ने सपोर्ट भी किया जेल में। पैरों में जब दर्द होता था, एक पंडित जी थे हमारे बैरिक में रहते थे, बेचारे पैर भी दबाते थे। घर की याद आती थी। मतलब 18 से 21 साल का मैं जेल में हुआ। और उस जेल ने मुझे इतना अनुभव दिया, इतना संयमित बनाया, इतना धैर्यशील व्यक्ति बनाया कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण मेरे अंदर किया। तो ये जो हम नकली दुनिया देखते हैं, नकली कुछ रिश्ते पैदा लेके होते हैं, संघर्ष, मुसीबत और का जीवन का एक कष्ट, ये सब उस जीवन को छल नहीं कर देता है कि तुम्हें किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना। एक चीज और बताइए, एक तरफ आप तो टॉर्चर पुलिस का, जेल का ये सब देख रहे हैं, यहाँ आपका परिवार भी तो होगा, मम्मी पापा भाई हाँ, बहन। मेरे भाई तो बाहर रहते थे उस टाइम पे। हाँ, मेरे बहन की शादी हो रही है तो। सामाजिक ताने होते हैं। हाँ जी। तो पिता जब भी गांव से, बाजार से, गलियों से होकर गुजरते थे तो पिता जिसकी एक इमेज थी, जो जिन्हें लोग शास्त्री जी बोलते हैं, एमए संस्कृत थे पिताजी, तो हवन पूजा पाठ भी करते रहते हैं। तो उन पे एकदम से इतना, उन्हें उस दृष्टि से देखना कि अमित के पिता है। अमित के पिता है। हाँ, मतलब एकदम हीन भावना से। हाँ। और जब रिहाई हुई, वो 14 मार्च 2014 का दिन था, होली का दिन था जिस दिन मेरी रिहाई। दिवाली पे मेरी एंट्री हुई थी और होली पे मेरी रिहाई हुई थी। और होली को मैं बड़े उल्लास से मनाता हूँ अपने जीवन, क्योंकि खुशी की बात है कि हाँ वहां से निकल के बाहर आए। दिवाली से भी ज्यादा खुश मैं होली पर रहता हूँ, क्योंकि दिवाली पर डंडों की बारिश हो रही थी और होली पे मेरी सपनों की भी और मेरी भी रिहाई हो रही थी। रिहाई, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइन कही। हाँ जी। तो ये चीजें जब मैं बाहर आया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ इतने दिन रहने के बाद भी जब मैं 18 से 21 साल के अंदर हुआ, मेरा बाहर आकर कुछ घंटे मन नहीं लगा। तो मुझे वही भेज दो दोबारा है। वो मनोस्थिति ऐसी थी अच्छा, मुझे यहाँ कि नहीं आप रहना है। उन दीवारों को देख कर हम चुके थे। हाँ, आप उन 100-150 आदमी जो बैरिक में बंद होते हैं, उनके बीच में सोने की, रहने की, खाने की आपको इतनी जगह में आदत हो गई आदत थी। हो जाती है। एक आपका थैला ऊपर है आपके सर, हाँ, उसमें आपने अपने पूरी दुनिया उसके अंदर है। उस थैले के अंदर कपड़े भी है, उस थैले के अंदर आपका सब कुछ सामान है, साबुन भी है, नहाने का अंडर, सब उस थैले में, और इतनी सी जगह रहती है। और उस मंदिर है, बैरिक में एक मंदिर था, उस मंदिर में ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरणों में मैं अपना बैठा हूँ। तो मैं 3 गाने बताता हूँ आप। किस्मत या तो इस बदन पर देश के सेना के जवान की वर्दी सजने वाली थी। वर्दी किस्मत का हो, काश का हो, या कोई पुराने कर्म का हो मेरे, एक बंदी की वर्दी है। और आज तीसरी वर्दी आप देखते हो, एक एडवोकेट के रूप में बैठा हूँ। तो होनी क्या लिखी थी वो, थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज डर से तक पहुंचेगी। होनी क्या लिखी थी वो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, तो वो जब संयोग था कि जब मैं बाहर आया, तो बाहर आने के बाद वो बाहर की जो हवा थी वो एडजस्ट नहीं कर पाया था, तो कुछ तबीयत भी खराब हुई। फिर बाद में धीरे धीरे सामाजिक उसमें आने लगा। तो जैसे ही वो सफर था, समाज की बात करता हूँ, 18 से 21 साल का, बाहर क्या हो रहा मुझे कुछ नहीं पता। क्या आरोप लगे कि माननीय न्यायालय ने मेरी, देखो इसमें 7 का अंक बहुत सिद्ध साबित हुआ। 7 का जो अंक है मैं उसे बहुत शुभ मानता हूँ। 7 फरवरी 2014 को जस्टिस विपिन सिन्हा जी के यहाँ से मेरी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई। और 7-14 ये भी 7 से वो हो रहा है। और 27 सितंबर हर चीज में 7 आया। उस बीच में भी कई पात्र ऐसे है कि 7 का अंक मेरे आसपास इस संघर्ष में मंडरा रहा। सात का साथ रहा। हाँ, 7 का 7 रहा। और जैसे गांव गया तो गांव में मेरे पिता से जो बड़ी उम्र के थे, जो गांव के लिकाड़ू से लड़के होते हैं, जिन्हें दादागिरी का शौक होता है, उन्हें लगा कि अमित आया है, अमित भाई को नमस्ते करो, तो वे मुझे नमस्ते करने लगे। क्या अमित तो बदमाश हो गया है? हाँ, ऐसे सोचने लगे। अच्छा, तो मैंने कहा आप नमस्ते क्यों कर रहे हो? करे इन्होंने पूछने, मगर आप तो मेरे से छोटे हो। कुछ अंकल भी नमस्ते करने लगे। नमस्ते करते करते फिर 3 महीने तक ही मैं उन्हें झेल पाया या बर्दाश्त कर पाया, बिल्कुल अपनी भाषा में बोलूँ तो आपने छोड़ दिया इसलिए गाँव? फिर मैं हर किसी को जवाब देने के लिए क्योंकि उनकी जो आपके फेस एक्सप्रेशन होंगे ना, जो वो शायद वो आपको परेशान करते वो हो। परेशान करते थे, क्योंकि जो वे अपने बच्चों को रोकते थे मेरे पास खड़े होने से। और कोई देख कर मुझे गेट बंद करता था, अपने कि अमित ना आ जाए, किसी का जाता भी नहीं था।
माँ बाप अपने मुंह से तो कह नहीं सकते थे कि तुम घर छोड़ दो, लेकिन वे भी ताने समाज के स्वीकार कर रहे थे। खुद परेशान होकर जो चीज़ वो हुई तो एक मैं गाँव ही छोड़ दी। गांव छोड़ दिया हाँ, और गाँव इस वादे के साथ छोड़ा कि अब इस गाँव में जब वापसी करनी कुछ करके ही? तो दाग मिटा के ही वापसी कर दूँ। होली दिवाली कितनी बार मनी, माता पिता से फोन पर बात होती रही। अगर कभी गाँव में गया तो 1 या 2 घंटे रुका, या रात को लेट गया सुबह अपने निकल कर आ गया, किसी को दिखा ही नहीं। अपना चेहरा तक दिखाना मैं वो मुनासिब नहीं समझा किसी को। उसके बाद फिर गुड़गांव पहुंचा मैं एक अनजान सफर पे, जहाँ मुझे जिस शहर में मैं यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। बस एक मन में विचार तो था कि एडवोकेट बनना है, पैसे की व्यवस्था नहीं थी, खाने की किल्लत थी, और मतलब दिमाग में ये आया था कि अपना केस खुद लड़ना है। हाँ जी, ना तो ये केस पढ़ाई करनी है। अच्छा, पहले पढ़ाई करनी है। हाँ, और ये दाग मिटाना अपना केस खुद लड़के। दिमाग में जो एलएलबी जब पूरी हुई तो पढ़ाई शुरू कर दी है। पढ़ाई शुरू और कर दी। इधर मुंशीगिरी भी कर रहे हैं आप? हाँ जी, और पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई ये जो बीए मेरी अधूरी थी, हाँ। इसमें मैं यहाँ आया। एडमिशन तो हो चुका था, एग्जाम दिए मैंने यहाँ। तो एग्जाम देने के बाद फिर 15 से कुछ महीने, ये कह सकते हो कि 8-10 महीने मेरे गुड़गांव के संग। और गुड़गांव से जो वापसी हुई, मैं गुड़गांव में जो एंट्री हुई वो जेल से आने के बाद लगभग जुलाई में ही एंट्री हुई। 1 साल में गुड़गांव रहा, वहाँ की सड़कों पे गुड़गांव गांव में तो शाम। आपका साल 2014 से लेके और आपकी कोर्ट में बैठने तक का ये हाँ। जो समय है, हाँ जी, ये एजुकेशन में बीता है। हाँ जी। अब इसके बाद सीधे चलते हैं कोर्ट में, कि जब आपने कहा कि मुझे अपना केस खुद लड़ना है, वो क्या क्या सीन रहा होगा? 15 से देखो वो केस पेंडिंग था मेरा। मेरे दिमाग में, मेरे मनोस्थिति में ये था कि अपना जो मैं अपने लिए कर सकता हूँ वो दूसरा कोई नहीं कर सकता मेरे लिए। जो मैं अपने लिए बेहतर सोच सकता हूँ, जो मैं अपने लिए बेहतर प्रयास कर सकता हूँ, जो मैं सारे अपने लिए जतन कर सकता हूँ। तो 15 से 18 जैसे ही मेरी एलएलबी हुई, एआई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और एआईबी का एग्जाम पास किया। अब एंट्री होती है मुजफ्फरनगर में? हाँ जी। अच्छा, उसी कचहरी पहुंच जाते हैं जहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। जो पेशकार साहब जाते कहते थे बैठिए, हाँ। 100 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, हाँ। तारीख छोटी लगा देंगे, लंबी लगा देंगे। हाँ। तो ये मुझे एडवोकेट के ड्रेस में देखकर दंग रह जाते। तो कह रहे कैसे? उन्होंने बल्कि मजाक में ये भी बोला था कि किसका पेन लिया ये? मैंने कहा पेन आने किसका पहन दिया? अपना ही है। अपने ही है भाई। हाँ। तो फिर उसके बाद उनका नजरिया, अब तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, आपका बात करने का तरीका भी एकदम बदल गया होगा। जी जी जी, कि बिल्कुल। एकदम कि क्योंकि ज्ञान, आई एम अमित चौधरी, एडवोकेट है। ज्ञान आपका दिमाग खोलता है। सही बात है। ज्ञान आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। और जिस ये निर्ममता की जो सारी हदें पार हुई थी, इसने मुझे बुजदिल नहीं बनाया, इसने मुझे निडर बनाया। निडर बनाया। मैं कोई लोहे का आदमी नहीं हूँ जो बेबाक तरीके से मुझे पुलिस से डरने लगता। लेकिन वो बात इतने ऊपर सर से गुजर चुकी थी कि फिर ना जीने की परवाह, ना मरने की सही परवाह। बात। हाँ, क्या बात। तो जो बात थी उसे फेस किया। मैं बीच बीच में भी कहा कि जिंदगी जीने के लिए मिली मुझे, मरने के लिए थोड़ी मिली। जिंदगी की कीमत उससे पहचानो जो वेंटिलेटर पर अपने सांस बचाने के लिए संघर्ष करता है। संघर्ष कर रहा है। सही तो बात। मैं क्यों सुसाइड करता? मैंने फेस किया, कहे सुख हो, सुख को भी हंस के मैं झेला। अब दुख था, दुख को भी झेला, अब सुख को भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो जिनके मन में, मेरे अपने माइंड में जो मेरी एक छवि बना के बैठे थे 12 साल से, जब मैं बीच बीच में जाता था पूछते हाँ भाई वहां से कब आए हो, क्या कभी स्वास्थ्य नहीं पूछा, कभी शिक्षा नहीं पूछी, वो एहसास कराते थे जेल का कि। और जब मैं बाहर आया, एलएलबी किया मैंने, फिर उस केस को फेस किया अपने। एलएलएम मेरी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। और जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जहाँ पर हम बैठकर ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इनका भी कॉलेज है, विश्वविद्यालय है। ये मेरा भी विश्वविद्यालय है, क्योंकि मैंने यहाँ से मास कम्युनिकेशन किया था और इन्होंने यहाँ से एलएलएम किया। और ये वो पवित्र भूमि है जिसने मुझे यहाँ से सब कुछ दिया। जब यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ आज के युवा आते हैं राजनीति के चक्कर में मुकदमे अपने ऊपर लगाते हैं। यहाँ मैं इस विश्वविद्यालय का एक पहला ऐसा शख्स हूँ जिसने यहाँ आने के बाद किसी को मालूम भी नहीं था कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, अपना मुकदमा अपने ऊपर से अपना दाग मिटाया। मैंने कोई मुकदमा नहीं लगवाया यहाँ पे। तो यहाँ टूटे सपनों के साथ आया था, टूटे शरीर के साथ आया था। कैसे यहाँ इस विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी का, एक प्रोफेसर का, समस्त स्टाफ का, समस्त दोस्तों का कैसे आभार व्यक्त करूँ ये जीवन का मैं। सही बात। वो रिएक्शन बताइए जब आप वकील की भेष में हैं, हाँ जी, सामने जज साहब हैं और आपको 2 रूप अख्तियार करने हैं। यहाँ पर अपना केस खुद लड़ रहे हैं और आप एकदम कटघरे में भी खड़े हो जाते हैं। तो वो जब जज साहब ने पहली बार देखा होगा आपको, मैं आपको बताऊं, मैं जब ये चीज थी कटघरे में, मैं एक ही दिन खड़ा हुआ और उसी दिन ईश्वर ने मुझे मेरे हाथ में
जो इंसाफ था मेरे हिस्से का वो मुझे दिलाया ऊपर वाले ने। उससे पहले जो मैं अपने केस में एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया, मैं कभी कड़करी में खड़ा नहीं हुआ। मैं अपनी बात माननीय न्यायालय से परमिशन लेके बिल्कुल रखी। और जब आईओ साहब आते हैं कोर्ट के गेट पे, वो पात्र मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप मेरे से पूछना चाह रही हो जी। मैं अपने केस की फाइल लेकर अपने बाहर खड़ा माननीय न्यायालय के सामने, तो इस केस के जो आईओ है, आयु शुरू से जो थे वही थे, वही ये थे, बदलते रहे हैं? वही थे आईओ। अच्छा जी, आयु है। क्या नाम उनका? उनका नाम था कनौजिया जी। कनौजिया जी। हाँ, तो सरनेम हो गया के कनौजिया। के कनौजिया। हाँ, अच्छा। वे आते हैं मेरे पास, बड़े हेल्दी से रिटायर हो गए वो तो। हम्म सिगरेट पीने की बहुत आदत है उन्हें। हम्म वकील साहब नमस्कार। हमने कहा नमस्कार, हाथ मिलाया बिल्कुल आत्मविश्वास से। कह रहे वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ये बाद में पूछेंगे। मैंने कहा रे आओ दरोगा जी, आप किस बात के चक्कर में पड़ रहे, आओ अंदर चलते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय सामने थे, अपनी फाइल रखी और उन्होंने फिर यही पूछा वकील साहब आप किसकी तरफ, क्योंकि उन्होंने फाइल पे नाम नाम पढ़ लेते जो फाइल का टाइटल था, केस का टाइटल था। उन्हें लगा कि ये किसी आरोपी के वकील। मैंने फिर भी नहीं बताया। मैंने कहा कि आप मुझे नहीं जानते। कह रहे ना। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते? कह रहे ना। मैं वही अमित हूँ जो आप चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। उसके बाद भी बोल नहीं पाए, कभी ऊपर को देखा कभी नीचे को देखा, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। फिर एक बात पूछी उनसे, मैं कहा आयु साहब एक बात बताइए आप, 12/10/2011 की घटना है, 6:30 बजे तक पुलिसकर्मियों का ड्यूटी करने का समय था, 7 बजे घटना हुई, ड्यूटी से अतिरिक्त समय भी वहां पे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे पुलिस वाले? सही बात है। दूसरी चीज, 12 अक्टूबर 2011 की घटना है। घटना के बाद सब अधिकारियों को फुर्सत मिली वहां पे उनके पास जाने की, हालचाल पूछने की। जिले के तमाम अधिकारी उनके पास पहुंचे, लखनऊ तक के अधिकारी उनके पास पहुंचे। 12/10 की घटना है, 12/11 को आप उनके पास पहली बार उनका बयान लेने पहुंचे। पहली बार जिनका बयान, जो घटना के एकमात्र स्टार विटनेस है, जिनका बयान पहले ही दिन जरूरी था, आपने 1 महीने बाद लिया। मुझे जेल भेज दिया आपने 4 तारीख को। विटनेस ने तो आपको कुछ बताया नहीं, कौन अमित, कैसा अमित, कहाँ का अमित, क्या करता है, क्या हुलिया है। आपको मैं सपने में आया था कि अमित ने गोली मारी? सब बात है आप बेहतरीन। आप मेरा लिंक साबित कीजिए। जैसा आप सुन रहे थे इस बात को, सुन रहे थे? जैसा आपने क्या क्या रिएक्शन था? वे ऐसे सुन रहे थे ध्यान से। उसके बाद वे चक्कर ऐसे काटने लगे। मैं कहा आप मुझे ये बताओ आपको कैसे पता लगा, आपने इन्वेस्टिगेशन जो की इसमें, आपको कैसे पता लगा मैं इस घटना में था? क्योंकि विटनेस ने तो आपकी बयान तो बाद में ली जा रहे हैं, बयान बाद में ली जा रही है, जेल पहले भी और दे जेल जा रहा है। पहले भी जा रहे और 3 नवंबर को जो फर्जी मुठभेड़ करी, 24 अक्टूबर का उठाया हुआ व्यक्ति, आप 4 नवंबर को जेल भेज रहे हैं, जिसकी कोई आपने उठाने की जो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में पेश करना होगा, आपने कितने दिन रखा? किस रिकॉर्ड में मेरी अरेस्टिंग दिखाई? अरेस्टिंग दिखा दी मेरी 3 तारीख में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर, एक फर्जी केस और लगाया। तो ये चीजें होने के बाद वे चक्कर काटने लगे। उसके बाद उन्होंने माननीय न्यायालय के सामने एक झूठ और बोला, साथ के साथ ही झूठ बोला। वो झूठ बोल के वे मतलब 12 साल का जो उनका झूठ था, वे यहीं नहीं रुके, कह रहे कि अमित की क्रिमिनल हिस्ट्री। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा यदि आपकी इसकी का नाम अमित की क्रिमिनल हिस्ट्री है तो आपने इसमें मेंशन क्यों नहीं की? सही बात। डिपार्टमेंट का केस है, इतना हाईलाइट केस है, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? मेरी ओर से कहा कि मगर साहब यदि मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री है तो अगली तारीख दे दीजिए, सबूत पेश कर दिए। हाँ। तो कुछ ही सेकंड रुकने के बाद भी बोले ऐसे, जो मुझे उनका फेस आज भी याद है नहीं, गर्दन नजरें झुका के कि अमित की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, क्योंकि वे कहाँ से लाते जब तो मेरी ओर से कहा मगर मेरी तो आप छोड़िए, मेरी यदि 3 पीढ़ी की भी आप क्रिमिनल हिस्ट्री बता दो कहीं। 3 पीढ़ी की? हाँ, क्या 3 बात, पीढ़ी, बेहतरीन बात। 3 पीढ़ी का भी मेरा क्रिमिनल इतिहास नहीं ला सकते। मेरे बाबा पड़बाबा लाहौर में, उस टाइम पर जब हमारे देश आज़ादी से पहले लाहौर में मेरे पड़बाबा ने नौकरी की। तो मैं कहा 3 पीढ़ी की भी हमारी कोई आप जो क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं ला सकते। और आप कह रहे हो मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इस घटना से पहले, इस घटना के बाद मेरे खिलाफ यदि हिंदुस्तान के किसी भी थाने में एक शांति भंग का भी मुकदमा दर्ज हो तो आप माननीय न्यायालय के समक्ष पाओ। तो माननीय न्यायाधीश महोदय को गुस्सा आया और कहा कि आप जानते हो किस केस में एविडेंस कर रहे हो? ये 396 का केस है, डकैती विद मर्डर। डकैती विद मर्डर, हाँ। इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जज साहब माननीय न्यायाधीश महोदय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है क्या फैसला सुनाए, और आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे चक्कर काटने लगे। फिर एक प्राइवेट गवाह बना के लाई वे किसी, क्योंकि मेन गवाह तो एक ही था। उससे पूछा कि अमित हर कितने बहन भाई? पता नहीं।
अमित क्या करता है पता नहीं, अमित के पिता क्या करते हैं पता नहीं, अमित का गांव कौन सा, वो केरठल की बजाय रमाला बता रहा, उसे पढ़ा के लाए थे। वो बोल नहीं पाएगा, बोल ही नहीं पढ़ा पा। हुआ ज्यादा देर। हाँ, तो उससे ये पूछा, भाई तुझे अमित का नाम किसने बताया, तो उतना सीधा सच्चा गवाह था उनका। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया। तो पुलिस का नाम ले रहे हैं वहाँ। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद 19 सितंबर को फैसले की तिथि मुकर्रर हुई। 19 सितंबर 2023। हाँ जी। वो जो टाइम था फैसले के बाद का, जब मेरठ में रह रहा था मैं, सब लोगों ने दिलासा, बहुत लोगों ने हिम्मत दी। कहीं उस टाइम खाने का मन नहीं करता था, प्रेशर एक था सारे, लेकिन मैंने अपने केस पे इतनी मेहनत की, मैंने वो कास्ट जो था, मैंने वो कास्ट नहीं छोड़ा था। काश नहीं छोड़ा। मैं जो सूझबूझ तरीके से जो सारे जतन कर सकता था, मैंने सारे किए। वो यदि फिर भी इसके बाद भी फैसला मेरे खिलाफ आता, तो वो मैं सेहत स्वीकार करता कि मेरी किस्मत में यही था मुझे, लेकिन मैं कास्ट नहीं छोड़ा उसको कहीं। आपको कोर्ट ने बोला कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। जैसे ही वो जो 27 सितंबर की सुबह थी, काफी मेरे दोस्त, काफी परिजन साथ गए थे मेरे साथी। तो पानी पीना भी बंद था, मेरा फेस थोड़ा लाल हो रहा था, थोड़ा प्रेशर में फील कर रहा था। कुछ लोग ऐसे हाथ दबा के हिम्मत दे रहे थे। कई मेरे साथी जो अधिकारी है वे भी गए हुए थे, बैठे थे वे भी मुलजिम की बेंच पे पीछे से अधिकारियों का। मैंने कहा आप यहाँ बैठो, कह रहे अमित तू भी तो बैठता था। तो इस बुरे दौर में आप ये देखिए कि जब इतने बड़े घटना हो, इतना बड़ा कलंक लगा हो माथे पे, कोई किसी को बैठाना पसंद नहीं करता, तो लोगों ने मुझे बैठाया नहीं, अपने दिल में जगह। क्योंकि यदि आप अच्छे हो, सच्चे हो, आपको ईश्वर वो हर चीज देता है जिसके आप हकदार हो। यदि आपकी नियत में खोट है, आप खराब हो, आपसे आई हुई चीज भी छिन जाए। तो उसके बाद फिर 12 बजे फोर्स आ गई अदालत के गेट पे, माननीय न्यायालय के बाहर काफी, और ये सूचना आई कि 2 लंच के बाद फैसला सुनाया जाएगा। और 2 बजे के बाद, लगभग 2:47 के आसपास वो फैसला था, जब 13 लोगों का जजमेंट आया, जिसमें जो बदमाश था, जिस पे ये आरोप लगा था, उसकी माँ और भाभी और भाई पे भी मुकदमा था, वे अलग बैठाई, 11 लोग अंदर कटघरे में खड़े करे। तो सबसे लास्ट में मैं उस कटघरे में गया। उस दिन मैं कोट नहीं पहनना था, क्योंकि मैं इस काले कोट की गरिमा का ख्याल रखते हुए मैंने उस दिन कोट इसलिए नहीं पहनना कि पता नहीं क्या वकालत के पेशे को मैं ऐसे कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता। मैं वाइट कपड़े का मुझे थोड़ा शौक है, और मैं वाइट कपड़े को शांति का प्रतीक भी मानता हूँ। तो वाइट कपड़ा मुझे पहना मैंने उस दिन। तो खड़ा हुआ, जैसे माननीय न्यायाधीश महोदय आए, उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष अमित के खिलाफ कोई एक सिंगल सबूत भी माननीय न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं कर पाया। यह अदालत अमित चौधरी को बाइज्जत बरी करते हैं। इसके अलावा जो जिसे सजा करनी थी उसके बारे में बता, अन्य सभी को बोल दिया, जो और लोग भी मुलजिम बनाए गए थे। अब इतने लोग आईओ साहब की कलम का शिकार हुए। उससे पहले बहुत लोग लूटे पैसे के चक्कर में, जो छोड़ने की व्यवस्था रही, पकड़ने की व्यवस्था रही, उसके बीच में इन्होंने जो जबरदस्ती नाम फंसा थे, तो ये चीजें आई सामने निकल कर। वो एक ऐसा जब ये शब्द माननीय न्यायालय में सुने, तो सच बताऊं तो बहुत दिन बाद कोई चीज फील कर पा रहा था, एकदम से फील भी नहीं कर पाया। सही बात है, वो वाकई हाँ, खुशी के पल थे। वो खुशी। एक बात, इसमें 2 लोगों की कड़ियां हैं। एक आपके पास मेडिकल रिपोर्ट थी जी, जो मेडिकल रिपोर्ट आपके स्वास्थ्य विभाग से मिली थी। एक वो थी जो जेल के अंदर स्वास्थ्य विभाग था वो जी। तो उसका जिक्र नहीं आया था इस केस में लड़ने में कभी? उसका जिक्र आया, कई बार आया कि आपने कभी कहा नहीं जज साहब से कि जज साहब इस पर भी गौर किया जाए, और मुझे जो आपने बाइज्जत बरी कर दिया है, कोई सबूत नहीं पाया गया, तो इसमें आईओ को भी आप कुछ सजा सुनाइए। नहीं, वो आईओ साहब ने भी अपना बचा के चलते हैं। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट, देखो बहुत सारे केस में आईओ साहब है, बरी बहुत केस में होते हैं, लेकिन सभी आईओ पे ऐसे नहीं हो सकता। और आईओ साहब पे न्यायालय, उसने जो अपना काम किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, न्यायालय ने उसे उसके सबूतों को जांचा परखा। मेरा अगर दोष होता तो मुझे दोषी दोषी मानते भी, मेरा दोष नहीं था तो न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। अब वो मेरा विवेक अधिकार है कि मैं उस आईओ के खिलाफ क्या एक्शन लेता हूँ। तो फिर आपने लिया नहीं लिया? मैं आईओ, इसमें लगभग 1 वर्ष का समय होता है, तो आईओ साहब ने क्या गेम खेला इसमें। यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने क्या किया कि इस केस में अपील दायर करी, इतने लोग, अब मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट का आप सुप्रीम कोर्ट से ले जाओ,
जब कुछ है ही नहीं उसमें मिलने का ही नहीं, जो चीज जान, समय ही निकलता रहेगा बस। समय निकलता रहेगा। हम्म। लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कभी उनके ऊपर तलवार लटकाई, क्योंकि मेरे साथ साथ जो संजय जिसके प्रमोशन रुके हैं क्राइम ब्रांच का सिपाही है दिल्ली पुलिस का, उन्हें उनका भी डर था कि वो आदमी जरूर केस करेगा, जो सिस्टम का विभाग का हिस्सा है वो तो मैं ऐसे तो नहीं जाने देगा आयु साहब। तो यदि अपील पेंडिंग रहती है तो फिर आप केस दायर नहीं कर सकते। और अपील ना तो हमारी वो एडमिट हुई है, आज तक एडमिट ही नहीं हुई। जो हाई कोर्ट ने उनसे रीजन पूछा 90 दिन का जो क्रिमिनल अपील होती है कि 90 दिन के अंदर, तो वो टाइम उनका निकल चुका था। उन्होंने 120 दिन बाद वो अपील दायर करी और वो अपील आज तक एडमिट ही नहीं हुई है। और मैं ये कहता हूँ ज़्यादा जब उसमें तो मैं बात नहीं कहता, जिस दिन भी उस पर बहस हो जाएगी 1 तारीख में वो अपील खारिज हो, अब फिर उनका क्या होगा जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की? उसके ऊपर हम फिर विचार करेंगे क्या एक्शन लेना है, संजय जी और मैं। ये फिल्म कब आ रही है आपको, जो बन रही है? ये इस साल के अंत में आने की 2025 के अंत में आ जाएगी। आने की उम्मीद है। कौन है इसमें जो लीड रोल कर रहे हैं, पता चला कुछ नहीं? इसमें अभी कई लोगों से बात चल रही है, जैसे सिद्धार्थ रॉय कपूर है जो प्रोड्यूसर है बड़े, राजीव बर्नवाल जी हुए, सिमत कौर जी हुई, राइटर मनीष तिवारी जी हुए। अभी उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा जा चुका पूरा। जो विद्या बालन के पति हैं वो स्क्रीन बना रहे हैं। हाँ, क्या नाम है उनका? उनका सिद्धार्थ रॉय। सिद्धार्थ रॉय, रॉय। हाँ सिद्धार्थ, अच्छा सिद्धार्थ रॉय। हाँ जी, सिद्धार्थ रॉय कपूर। तो ये चीजें अब जीवन में चल रही है, कई जगह एक्टिंग के भी ऑफर आए हुए हैं आपके लिए? हाँ अरे मुंबई वाह। से। तो ऐसा चल रहा है, जब आप अच्छे होते हो सच्चे होते तो हो। अभी एलएलएम आपने कर लिया है, वकालत कर रहे हैं, लोगों की कोई न्याय दिलवा रहे हैं, तो आगे कुछ और भी कुछ आगे बड़ा सोचा है? हाँ बड़ा सोचा है। अब जो जो मेरी नेचर है वो कुर्सी पे बनने वाली नेचर नहीं है, लोगों के बीच में रहने की नेचर है। तो राजनीति माने का है? राजनीति तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सेवा कहूंगा। इसका मतलब जनता आपको का कोई दर्द कैसे भी मैं सिविल की तैयारी कर रहे हैं? बांट सकूं या कैसे भी कर सकूं, तो वो वकालत के माध्यम से, चाहे वकालत का क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक माध्यम हो, लोगों की आवाज बढ़ना। अब वो चाहे है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने का जमाने। अब वो जो जिसने एक जीवन में अपने 2 जन्म देखे, एक जीवन में 2 जन्म देखना, तीसरा जन्म भी होगा। तो और किरदार बदलते रहे हैं। किरदार जैसे बदलते- पहले वर्दी क्या नाम आर्मी की सजने वाली थी, फिर बंदी की सजी, अब एडवोकेट की वर्दी है। अगली वर्दी कौन सी होगी ये भविष्य की तरफ। भविष्य तय करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरी वाकया है, पूरी बातचीत है, आपको बेहद पसंद आई होगी। वाकई एक लड़का जो 18.5 साल का था और वो घर से अपनी बहन के लिए को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए निकलता है, और वहां पर एक आपराधिक घटना हो जाती है, और आपराधिक घटना होने के बाद उस लड़के का नाम उसमें शामिल हो जाता है। किस तरह से फिर उस लड़के को टॉर्चर झेलना पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से, और ये ऐसे में लोग टूट जाते हैं, लेकिन वो लड़का टूटता नहीं है। अमित चौधरी फिर एक वकील के रूप में सामने आते हैं, और वो आज हमारे बार में बैठ के उन्होंने पूरी किस्सा, पूरी कहानी सुनाई है, जिसको बड़े पर्दे पर बहुत जल्दी लोग देखेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।